हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से क्षितिज बैच में। आप सभी लोगों का क्या हालचाल है भाई? आप लोगों के उम्मीद हमेशा की तरह यही है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे, है ना। तो बच्चे, मेन ग्रुप का एक और लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम और थोड़े कॉन्सेप्ट समझेंगे और थोड़ी बातें करेंगे और इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा करीब से उन्हें जानेंगे, है ना। और एक आपसे और गुजारिश और एक मतलब कि रिक्वेस्ट जरूर है कि चीज़ों को समझने के लिए, रिटेन करने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप देखो, इसके नोट्स बनाओ, अपने पास रखो, फिर जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है, जो बहुत सारा केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हो, उनके पास जाओ, उनको रिवाइज करो। जितना ज़्यादा रिवीजन इस वक्त होगा उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसका भी रिवीजन कब आ जाएगा, है ना, जब ये पढ़ लोगे। पहले तो इसको पढ़ना है, फिर कभी ना कभी इसके भी रिवीजन की टाइम आएगी तो इसे तब भी रिवाइज करना है। तो अभी पुराने जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज जरूर करना है, टाइम टू टाइम करते रहो, है ना। यूं नहीं है कि नया मत पढ़ो, नया बिल्कुल पढ़ना है, पढ़ना ही पड़ेगा, वरना हम थोड़ा सा लैग कर जाएंगे। नया तो पढ़ना ही पढ़ना है, मगर एक टाइम के लिए आपको रिवीजन पे ध्यान देना ही देना है, ठीक है। ये वीडियो आराम से देखो, कोशिश करो इसे जल्दी से आपको खत्म करनी है ना। ऐसे नहीं कि लंबी चल रही है, बहुत टाइम ब्रेक ले लेकर, नहीं भाई, जल्दी से इसे खत्म करना है। शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगा सब कुछ, आपको आराम से सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ समझ में आएगी। तो देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डाइबोरेंस के बारे में थोड़ी बातें करेंगे, जो हमारी पिछले लेक्चर में रह गई थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद बच्चे, बोरेंस का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। बहुत ज़्यादा अकेला ये टॉपिक आपके एग्जाम में डायरेक्ट दिख सकता है, बोरेंस का क्लासिफिकेशन, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद बोराजीन हम पढ़ेंगे। इसकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा। इसके आइसोमर्स इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको बताएंगे। उससे क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे क्वेश्चन आया हुआ है, सारी चीज़ों से क्वेश्चन आया हुआ है। देन बच्चे, सिलिकेट्स से पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, तो अब पिछले कुछ 3-4 सालों में इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, मगर पढ़ा देंगे। इजी है, समझ में आएगा, रिटेन कर सकते हैं, समा सकते हैं अपने अंदर। तो अगर क्वेश्चन आता है तो पक्का अटेम्प्ट होगा और पक्का वो सही भी होगा। देन बच्चे, हाइड्रोलिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाइड्रोलिसिस की जो रिएक्शन है, H2 वाली जो रिएक्शन है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है, तो उनको हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले टॉपिक से। चलिए भाई, तो डाइबोरेन को शुरू किया जाए, डाइबोरेन को देखा जाए, है ना। इसके बारे में थोड़ी सी बातें ब्रिज बॉन्डिंग में हमने की थी। अब कुछ और बातें जो हमने नहीं देखी, जो हमें नहीं पता, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम में आने के चांसेस हैं, है ना, पूछे जा सकता है। बोरॉन का ये कंपाउंड डाइबोरेन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, तो एक बार इसको हम देखते हैं। B2H6 के बारे में बच्चे हम बातें करने वाले हैं। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको नोट डाउन करनी है, आराम से प्यार से समझते हुए चलनी है। यहाँ पर बच्चे, एक सबसे पहली बात, ये डाइबोरेन आपका इस तरीके से था, ब्रिज बॉन्डिंग थी यहाँ पर, ये आपका इस तरीके से शो हो रहा था। बोलो हाँ या ना। अब एक मजे की बात यहाँ पर देखने को मिलती है, मजे की बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि ये जो ब्रिज बॉन्ड है ना, ये जो ब्रिज बॉन्ड है, ये स्ट्रोंगर होते हैं एज कंपेयर टू द टर्मिनल बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड आर मोर स्ट्रोंगर देन द टर्मिनल बॉन्ड। जो ये ब्रिज बॉन्ड है ये स्ट्रोंगर होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर प्यार से एक बात लिख लेंगे कि ब्रिज बॉन्ड, सबसे हैरानी की बात बताऊं यहां पर, कि ब्रिज बॉन्ड स्ट्रोंगर भी है और लॉन्गर भी है। ये कैसे हो गया सर? इसको एक बार समझाएंगे एक बार। बिल्कुल सर, ब्रिज बॉन्ड आर स्ट्रोंगर भी है ये, स्ट्रोंगर एज वेल एज। तो हमारी वो वाली बात गलत है क्या सर, कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है? वो सही है, मगर यहां पर कुछ और कॉन्सेप्ट लग रहा है जो मुझे आपको बताना है। स्ट्रोंगर एज वेल एज लॉन्गर देन टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है। टर्मिनल बॉन्ड से बड़े भी होते हैं और स्ट्रोंगर भी होते हैं। देखो भाई, पहले कौन सा रीजन सुनना चाहोगे, है ना। अच्छी खबर, बुरी खबर, दोनों ही अच्छी खबरें हैं, दोनों ही अच्छे रीजंस हैं। स्ट्रोंगर इसलिए होते हैं क्योंकि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये वाला। तो हम ब्रिज बॉन्ड को कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो कहा जाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 न्यूक्लियस के द्वारा घिरे हुए हैं, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, और ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, और ये टर्मिनल बॉन्ड आपके क्या है, वीक है। अब लॉन्ग क्यों है? क्योंकि बच्चे ये रिंग की स्ट्रेन को, है ना, 4 मेंबर की रिंग बन रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 4 मेंबर की रिंग को, स्ट्रेन को कम करने के लिए ये अपने बॉन्ड को लंबे कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? बड़ा कर लेते हैं। अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ, ये ध्यान रखना हो तो ध्यान रखना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ब्रिज वाले की होती है 137 पिकोमीटर और इस वाले की होती है बॉन्ड लेंथ, अगर हम बात करें
टर्मिनल वाले की अगर कोई कह रहा है तो बच्चे ये होती है 119 पिकोमीटर, और ये ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग होने का रीजन ये है कि 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन 3 न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है उनसे रिएक्शन करवाना। और पता कैसे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग है? सवाल उठता है कि ये पता कैसे लगा कि ये स्ट्रॉन्ग है? बच्चे, जब हमने इनका मिथाइलेशन करवाया है ना, ये ध्यान रखना, हेडिंग अब जो डल रही है वो क्या है? मिथाइलेशन ऑफ डाइबोरेन। मिथाइलेशन ऑफ डाइबोरेन, साथ में बच्चे लिख लेना कि ये सर ने प्रूफ दिया है। ये क्या है? ये बेसिकली सर और हम दोनों मिलकर एक प्रूफ निकाल रहे हैं कि टर्मिनल बॉन्ड वीक है और ब्रिज बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो ये इस बात का प्रूफ आएगा यहां से कि ब्रिज बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। देखो बच्चे, जब हम मिथाइलेशन करते हैं B2H6 के CH3Cl के साथ, जब बच्चे हम रिएक्शन करवाते हैं तो पर्टिकुलरली हम पाते हैं कि हमारा यहां पर BH और B और यहां पर ये हाइड्रोजन की बजाय टर्मिनल वाला हाइड्रोजन निकलता है और यहां पर CH3 लगता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये बनता है, टर्मिनल पर CH3 लग रहा है, यानी कि ये नहीं निकला, यानी कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, ये कमजोर था, इसलिए यहां पर आकर CH3 लग गया। क्लियर है? अब बच्चे, अगर हम इसकी रिएक्शन मान लो, ये तो हमारे पास इस तरीके से, अगर हम इसकी रिएक्शन 4 CH3Cl से करा दें, कितनों से करा दें बच्चे? 4 CH3Cl से करा दें, तो यहां पर ये जो ब्रिज वाले जो बच्चे हाइड्रोजन होंगे वो वैसे के वैसे रहेंगे, यानी कि उनका कुछ नहीं बाल बाका होगा, वो उधर के उधर ही रहेंगे। तो क्या दिक्कत आएगी? यहां पर CH3 लग जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? CH3 इधर लगेंगे। हाँ, अगर आप मान लो, अब सवाल उठता है कि हम सर अगर 5 CH3Cl से करा देंगे तो कुछ हो जाएगा? अगर मैं 5CH3Cl से रिएक्शन करवाता हूं तो कुछ हो जाएगा? तो ध्यान रखना, अब भी यहां पर 5वां CH3 ब्रिज पर नहीं आएगा, ये इतना ही बना पाएंगे, यहां पर इतना ही, ये इस तरीके से रहेगा। ये CH3 यहां, CH3 यहां पर CH3 और यहां पर CH3, और एक CH3Cl क्या रहेगा? अनरिएक्टेड रहेगा। यानी कि बच्चे, कोई आपसे अगर पूछ रहा है कि क्या B2H2CH3 4 बन सकता है, क्या ये बन सकता है? तो हाँ जी, ये बन सकता है। क्या कभी B2HCH3 5 लग सकते हैं एक साथ? कभी ये बनेगा ही नहीं, ये ध्यान रखना, ये छोटी सी बात। फिर एक सवाल उठता है, क्या कभी B2CH3 6 के 6 लग सकते हैं? अरे नहीं जी, जब 5 ही नहीं लग पा रहे हैं तो ये भी नहीं बन पाएगा। तो हो सकता है कि B2 आपसे किसी तरीके से क्वेश्चन डाल के पूछ ले, B2H6 का मिथाइलेशन करवा रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकते? तो आखिर में आपको ये दो MSQ में भी ध्यान रख सकते हो कि ये दो नहीं फॉर्म हो सकते, ये रिएक्शन ही है बेसिकली, मगर हम समझकर, हम कॉन्सेप्ट वाइज ही जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट वाइज जाने का सिर्फ रीजन ये है कि सस्टेन रहे दिमाग में, लंबे टाइम तक हम इस चीजों को याद रखें। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ब्रिज बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रोंगर भी होते हैं और लोंगर भी होते हैं। स्ट्रोंग का रीजन अलग है, लोंग का अलग है। यहां पर अब हम वो नहीं कह रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं। स्ट्रोंग इसीलिए है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 3 न्यूक्लियस के बीच में घिरे हुए हैं, उनको ज्यादा अच्छे से होल्ड किया जा रहा है, वहां से रिएक्शन कराना मुश्किल है, वो रिएक्ट नहीं कर पाते, निकल नहीं पाते, तो हम मानते हैं कि ये ज्यादा स्ट्रोंग है। और बॉन्ड लेंथ इसलिए बड़ी है ब्रिज बॉन्डिंग की, इसलिए बॉन्ड लेंथ बड़ी है क्योंकि यहां पर स्ट्रेन होती है, इसलिए ये अपने बॉन्ड को क्या कर लेते हैं? बड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्ट्रेन कम होए। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई आपको? चलिए, इसमें एक बच्चे एक कॉन्सेप्ट और हम ध्यान रखेंगे अगर हम डाइबोरेन पढ़ रहे हैं, तो यहां पर एक सिमेट्रिकल क्लीवेज और एक अनसिमेट्रिकल क्लीवेज की बातें होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे सर, क्या बताना चाहते हो? आइए समझते हैं। देखो भाई, यहाँ पर एक चीज डाल लेना, हेडिंग डाल लेना कि हम डाइबोरेन का क्लीवेज कराते हैं ना, डाइबोरेन को जब रिएक्ट करवाते हैं तो डाइबोरेन की जो ब्रिज है वो टूटती है। तो अब ये जो क्लीवेज होती है, ये टूटती है, ये 2 तरीके से टूट सकती है। एक बच्चे हो सकता है कि सिमेट्रिकल हो, है ना, एक तरफ हम क्या लिखेंगे? सिमेट्रिकल क्लीवेज लिखेंगे, यानी कि यहां पर हमने क्या कहा? यहां पर हमने कहा सिमेट्रिकल क्लीवेज, मतलब कि जो टूट रहा है, जो ब्रिज टूट रहा है वो सिमेट्रिकली टूटे। समझाएंगे भाई कैसे होगा ये। और एक बार हम कह रहे हैं कि अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो सर, इसका मतलब क्या बच्चे? आइए देखते हैं,
है ना। ये पढ़ लो और समझ के पढ़ोगे तो ये हमेशा याद रहेगा। समझ के पढ़ी हुई चीज़ें याद रहती है, कॉन्फिडेंट रहते हो, अटेम्प्ट करने का जोश रहता है। जैसे कि ये है आपके पास बोरोन, ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर बोरोन, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सिमेट्रिकल क्लीवेज कहने का मतलब है कि ये इस तरीके से टूटेगा, है ना, ये इस तरीके से टूटेगा, यहाँ पर ऐसे। मतलब कि बच्चे यहाँ पर जो लिगेंड आएगा, यहाँ पर एक लिगेंड इधर आएगा और एक लिगेंड यहाँ पर इस तरीके से आएगा। आपको दो BH3 L इस तरीके से मिलेंगे। L यहाँ पर हमने जस्ट लिगेंड लिया है कोई भी। जबकि अनसिमेट्रिकल क्लीवेज क्या होगा सर? अनसिमेट्रिकल यहाँ पर मान लो मेरे पास ये इस तरीके से डाइबोरेन है ना। तो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में अब क्या करने वाले हैं हम? अनसिमेट्रिकल में पर्टिकुलरली क्या होता है बच्चे, ये जो क्लीवेज होती है वो इस तरीके से होती है ना। जो दोनों के दोनों लिगेंड जा रहे होते हैं वो ना क्या करते हैं, एक तरफ चले जाते हैं, एक ही तरफ चले जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास ये लिगेंड जाते हैं और जो बच्चे प्रोडक्ट मिलता है वो मजे की बात क्या मिलता है, एक आयनिक सॉल्ट मिलते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट मिलेगा BH2L2 पॉजिटिव, ठीक है। ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इनके पास चली जाती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर चली जाती है, ये पॉजिटिव, और एक BH4 नेगेटिव। इस तरीके से आयनिक साल्ट की तरह आपको ये मिलते हैं। तो ये छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। सिमेट्रिकल क्लीवेज और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज के प्रोडक्ट कैसे दिखते हैं, वो इस तरीके से दिखते हैं ना। ये क्लीव होके यहाँ पर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर चली जाती है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट में मेजरली ध्यान रखो, इसकी जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आयनिक सॉल्ट के रूप में बनते हैं और यही इनकी है ना ड्राइविंग फोर्स भी होती है। ड्राइविंग फोर्स भी होती है कि आयनिक सॉल्ट के रूप में ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सर कब सिमेट्रिकल होगा और कब अनसिमेट्रिकल तोड़ फोड़ होगी? ये चीजें डिपेंड किसके ऊपर करती है? तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल जो क्लीवेज है बच्चे, ये डिपेंड करते हैं लिगेंड्स के ऊपर कि लिगेंड कैसा है, लिगेंड किस तरीके का है, वो डिपेंड करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल क्लीवेज डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है बच्चे, डिपेंड्स ऑन लिगेंड, लिगेंड के ऊपर ये डिपेंड करता है। आइए सर और समझाइए अच्छे से। हाँ जी बच्चे बिल्कुल करते हैं। देखो सिमेट्रिकल कब होगा, सिमेट्रिकल क्लीवेज कब होगा, मतलब कि एक ही बोरोन पे एक लिगेंड जाए, दूसरे बोरोन पे दूसरा लिगेंड जाए। ऐसा कब होगा? जब मेरा लिगेंड भारी होगा, बल्कि होगा। व्हेन लिगेंड इज बल्कि, जब लिगेंड बल्कि होंगे, व्हेन लिगेंड इज बल्कि, तो वो एक बोरोन पे दो जाकर नहीं लग सकते, उन्हें अलग अलग जाना पड़ेगा। और अलग अलग जब वो जाएंगे तो सिमेट्रिकल क्लीवेज हो जाएगी, बल्कि हो या फिर हम कह सकते हैं लेस डोनर हो, है ना। लेस डोनर भी प्रॉपर्टीज होती है, वो डोनेट कम करना चाहता हो। ऐसी प्रॉपर्टीज वाले लिगेंड क्या जाएंगे? अलग अलग बोरोन पर जाएंगे, सिमेट्रिकल क्लीवेज जाएंगे। बच्चे रिएक्शन एज इट इज आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, रिटेन हो जाएगा, दिमाग में रह जाएगा, पक्का रह जाएगा। जैसे कि R3N हो गया, है ना, R3P हो गया, यहाँ पर R2S हो गया, या फिर आपके ये असेप्टर हो गए CONO पॉजिटिव, ये पाई एसेप्टर है। मतलब ये डोनेट वाली कहानी नहीं है, ये पुअर डोनर है, ये पुअर डोनर है, सिग्मा से डोनेट करने वाले हैं, तो ये पुअर डोनर है। ये भी अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल क्लीवेज में जाएंगे, मतलब अलग अलग जाएंगे। अभी हम आगे भी बात करेंगे इससे, प्रोडक्ट जब इसका देखेंगे। यहां पर बच्चे मान लो आपको कह रहा है कि कोई अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, जितने एग्जांपल बताए जा रहे हैं उतने भी ध्यान रख लोगे तो भी, है ना, एक तरीका पता लग जाएगा कि भाई बहुत बल्कि आएगा तो मैं उसे अलग अलग भेजूंगा, तो सिमेट्रिकल ही भेजूंगा। और यहां पर अनसिमेट्रिकल में क्या होता है? अनसिमेट्रिकल कब होता है? जब लिगेंड क्या होते हैं? छोटू छोटू से होते हैं। हम कहते हैं व्हेन लिगेंड इज स्मॉल, व्हेन लिगेंड इज स्मॉल, स्मॉल हो और गुड डोनर हो, मोर डोनर हो, मोर डोनर हो,
वो वाले लिगेंड, जैसे कि बच्चे, जैसे कि सर हमारे पास हो गया है यहाँ पर आपने क्या लिया, R3N ले लिया, तो यहाँ पर R2NH ले सकते हो, RNH2 ले सकते हो, आप NH3 ले सकते थे, आप OH नेगेटिव, बहुत अच्छा डोनर है ना, आप Li पॉजिटिव, Me नेगेटिव इस तरीके का ले सकते हो, या फिर आप अल्कली मेटल्स है ना, Li पॉजिटिव, ये सब ले सकते हो, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी आपके एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन कैसे दिख सकता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मान लो आपको कोई कह रहा है कि ये B2H6 की रिएक्शन आपने 2NH3 के साथ करवाई है ना, ये आपने करवाई, या फिर आपको कोई कह रहा है कि B2H6 की रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी, आपने करवा दी 2CO के साथ, तो किस तरीके का प्रोडक्ट बनने वाला है वो मुझे बताओ। अब ये क्या है, ये आपका क्या है, एक पुअर डोनर है, या फिर आप इधर हम CO ले लो, या फिर आप क्या ले लो, यहां पर आप साइज के बेस पे अगर देखना चाहते हो तो आपने ले लिया SR2 ले लिया। ठीक है, तो इधर आप प्रोडक्ट क्या दिखाओगे, इधर प्रोडक्ट दिखाओगे कि ये अनसिमेट्रिक, ये जाएगा कैसा, सिमेट्रिकल, बड़ा है ये सिमेट्रिकल जाएगा, अलग अलग पे जाएगा, तो ये एक बोरोन पर एक SR2 यानी कि 2BH3 के साथ इस तरीके से हम अडक्ट के फॉर्म में दिखाते हैं। क्लियर है, मगर उधर ये जाएगा कैसे, अनसिमेट्रिकल, ये स्मॉल है तो ये अनसिमेट्रिकल जाएगा, ये स्मॉल है अनसिमेट्रिकल जाएगा। CO भी ऐसे ही जाता, CO भी ऐसे ही जाता, CO का प्रोडक्ट आप इस तरीके से दिखाते है ना, वो भी इस तरीके से ही दिखाते। हालांकि ये क्यों अनसिमेट्रिकल, रीजन इसका यहाँ पर साइज नहीं होता, ये पुअर डोनर होते हैं इसलिए सिमेट्रिकल जा रहे होते हैं। और अनसिमेट्रिकल कौन जाएगा, अनसिमेट्रिकल मतलब एक ही बोरोन पर दोनों लिगेंड जाकर चिपक गए, तो यहां पर इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है BH2NH3 का ट्वाइस पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा ये, और एक BH4 नेगेटिव की फॉर्म में, आयनिक साल्ट की फॉर्म में ही रहता है। अनसिमेट्रिकल में पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें अडक्ट के रूप में हम दिखाते हैं। इतना छोटी सी बारीक बारीक बातें ध्यान रखो, पेपर में अगर ये इससे रिलेटेड आएगा तो आपको सस्टेन हो जाएगा, दिमाग में रह जाएगा। हाँ, ये गेट नेट में इसका आसपास पहुंच गए हैं, पूछ सकते हैं, तो हमारे पास भी क्या पता पूछ लें, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज क्या होता है। एक ही बोरोन पे दोनों जाकर लग जाए तो वो अनसिमेट्रिकल तोड़फोड़ है, अलग अलग बोरोन पे एक एक जा रहे हैं तो वो सिमेट्रिकल है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके आगे अब हमें क्या पढ़ना है, इसके आगे हमारे पास एक टॉपिक आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बोरेन्स, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और पक्का अगर आप इसको देख लोगे तो गलत नहीं करके आओगे, मगर हाँ देखना पड़ेगा पहले। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बोरेन्स में हमारे पास ये क्लासिफिकेशन आते हैं, क्या, सुपर क्लोजो बोरेन हम बोलते हैं, है ना, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, ये सारे ध्यान रखने आपको, आराम से एकदम संयम से इसे सुनो। हाइपर क्लोजो, देन आपके पास क्लोजो बोरेन आता है, ठीक है, देन आपके पास नीडो बोरेन आता है, देन आपके पास एरकेनो बोरेन आता है ना, एरेक्नो बोरेन भी इसे बोलते हैं, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, एरेक्नो, ठीक है, एरेक्नो बोरेन भी इसे बोलते हैं। देन आपके पास हाइपो आता है, एंड देन आपके पास क्या आता है, क्लेडो बोरेन आता है। ये आपके पास बोरेन आपके पास आते हैं। अब सुपर क्लोजो कब होगा, देखो भाई यहां पर इधर से समझो, इससे हम पकड़ते हैं, जब भी कोई भी बोरेन आपका BnHn की फॉर्म में हो तो उसे हम हाइपर क्लोजो कहते हैं। जैसे मान लो कोई आपको कह रहा है कि ये बोरेन है B4H4 वाला, ये क्या है भाई, ये किस क्लासिफिकेशन में रखोगे आप, इसे हाइपर क्लोजो में रखोगे। अगर मान लो कोई इस तरीके से जा रहा है BnHn-2, कोई जा रहा है तो उसे क्लोजो कह दिया जाएगा। कोई कह रहा है BnHn-4, कोई जा रहा है BnHn-6 में बच्चे, कोई जा रहा है BnHn-8 में, तो उसे हाइपो कहा जाएगा। एंड देन क्लेडो किसे कहा जाएगा, BnHn-10 वाले को क्लेडो कह दिया जाएगा। जैसे कि मान लो आपको कोई कह रहा है कि मेरे पास है B4H6, है ना, तो अब ये B4H6 किस तरीके से बदलेगा अपने आप को ध्यान रखना। B4H6 जाएगा B4H4, है ना। अब दो हाइड्रोजन आप हटा रहे हो तो दो नेगेटिव यहां पर रखोगे, तो ये BnHn2 नेगेटिव वाला हो गया, तो इसे क्या कह दिया जाएगा बच्चे, इसे कह दिया जाएगा कि ये तो क्लोजो है सर, ये क्लोजो है। ध्यान रखना B4H6 वाले को आप B4H4 2 नेगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और इधर अगर लिखना हो तो ये क्या आ जाएगा, BnHn
HN2 पॉजिटिव की फॉर्म में रहता है ना। ये ऑर्गेनोमेटिक्स में भी देखा होगा आपने, हो सकता है, मगर एक बार मैं आपको यहाँ पर भी क्लासिफाई कर देता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास है ये, मेरे पास है क्या, मेरे पास है B2H6। आपको मैं कह रहा हूँ कि B2H6 कैसा बोरेन है, इसको क्लासिफाई करो, इनमें से कहाँ पर ये आता है, कहाँ पर ये बच्चे आता है B2H6। अगर आपसे कह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, B2H2 रखेंगे, इसको BnHn की फॉर्म में लाएंगे। अब चार हाइड्रोजन हमने हटाए हैं तो 4 नेगेटिव यहां पर रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, ये ध्यान रखना। तो अब ये किस में आया, देखो भाई, जब 0 था यहां पर, जब 0 चार्ज था तब हमारा हाइपर क्लोजो आता है। तो इधर से ध्यान रखना, क्लोजो नीडो, क्लोजो पे -2, नीडो पे -4, तो ये किसका है, ये बच्चे आपके पास नाइडो बोरेन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, नाइडो बोरेन इसे बोला जाएगा। बहुत छोटी सी बात है मगर जैम में बहुत बार ये बच्चे पूछी जाती है, जिसे आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो मैंने लिया B5H11 आपको दे दिया, B5H11 मैंने आपको कहा, तो आप क्या करेंगे, आप किस में रखेंगे इसे, आप रखेंगे B5H5 में रखेंगे। 6 कम हुए हैं, 6 हाइड्रोजन हटाएं तो यहाँ पर 6 नेगेटिव। ठीक है भाई, तो हमने कैसे ध्यान रखा हुआ था, 0 -2 -4 -6 है ना। ये था बच्चे हाइपर क्लोजो, इसे हमने क्या कहा था, हाइपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो इसे हमने कहा था। इसे हमने कहा था क्या, क्लोजो बच्चे कहा था हमने इसको, इसको हमने नाइडो कहा, एंड इसे हमने क्या कहा, एरेक्नो कहा। तो हमारे पास ये वाला बोरेन क्या हो गया, 6 नेगेटिव वाला बोरेन बच्चे क्या कहलाया जाएगा, इसे एरेक्नो बोरेन कह दिया जाएगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोल तो दो, इसे बच्चे एरेक्नो बोरेन कह दिया जाएगा। तो इतनी बात आप कर लेंगे, मैं आप पे विश्वास कर सकता हूं, है ना। एरेक्नो बोरेन हम इसे कह देंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होगी, बस आराम से आपको समझते हुए चलना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक चीज और, हमें नोमेनक्लेचर ऑफ बोरेन्स भी कह दिया जाता है, तो वो एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेते हैं, बहुत आसान है ये भी। नोमेनक्लेचर अगर हम बात करें, नोमेनक्लेचर ऑफ बोरेन्स अगर हम करते हैं तो कैसे करते हैं एक बार वो समझते हैं। मान लो आपको कोई कह रहा है, आपको कोई इसी का ही कह रहा है, जैसे कि ये था हमारे पास B2H6, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका टाइप, ये कौन सा टाइप है, नाइडो है, नीडो, नीडो डाई है, 2 बोरेन है, डाई बोरेन, और कितने हाइड्रोजन है उसको यहां पर ब्रैकेट में आप लिख दोगे। ये इसका तरीका होता है करने का। जैसे कि मान लो आपको कोई कह रहा है B4H10 का मुझे नोमेनक्लेचर बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका टाइप देखोगे। आप कैसे करोगे, B4H4 और यहां पर क्या लोगे, 6 नेगेटिव। ठीक है, 6 नेगेटिव, -2 वाला क्लोजो होता है, -4 वाला नीडो, एंड -6 वाला एरेक्नो। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ये सर एरेक्नो टाइप का है, एरेक्नो। अब यहां पर कितने बोरेन है, 4 हैं, तो 4 के लिए क्या यूज होता है, टेट्रा यूज होता है, टेट्रा बोरेन यहां पर लिखेंगे, और यहां पर क्या लगा देंगे, यहां पर हम 10 लगा देंगे। क्लियर है भाई। मान लो कोई आपको कह रहा है कि भाई मैं जानना चाहता हूं B3H9 का जानना चाहता हूं, तो इसको क्या करेंगे, B3H9 को आप क्या लिखोगे, B3H3 में लेके जाओगे, B3H3 में आप लेकर जाओगे, या फिर अगर हम बात करें हाँ B3H9 भी इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम कर रहे हैं B3H9 मान लो, जस्ट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर B3H3 हो गया, 6 नेगेटिव आएगा, 6 नेगेटिव यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पर ये किसका हुआ, एरेक्नो ही हुआ, ये बच्चे एरेक्नो ही हुआ। ठीक है, एरेक्नो ट्राई बोरेन, और कितने हाइड्रोजन थे, शुरू में 9 थे, तो हम शुरू वाले ही लेंगे, 9, 10 यहाँ पे लिया था, 6 वहाँ पे लिया था। तो इस तरीके से हमें करना है। ये कभी नहीं पूछा है नोमेनक्लेचर कभी नहीं, क्लासिफिकेशन तो बहुत बार पूछा है। दिखाता हूँ आपको, कुछ PYQs देखते हैं ना, कुछ PYQs देखते हैं। ये जस्ट आप इतना ध्यान रख लो, ये ध्यान रख लो आप, -2 से क्लोजो, -4 से नीडो, और ये बनता कैसे है, ये इस तरीके से बनता है, B4H6 2 नेगेटिव, है ना। B4H6 है तो हम B4H4 2 नेगेटिव में लिखेंगे इसको। यहां पर मान लो आपके पास क्या था, B4H8 था, तो इसको आप किस फॉर्म में लेके जाओगे, B4H4, और 4 नेगेटिव यहां पर छोड़ोगे और इसे नीडो आप बता दोगे। बोलो हाँ या ना। ये छोटी सी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, पक्का विश्वास कर लूं। कुछ PYQ हम देख लेते हैं। हाँ, ये है हमारे पास, है ना, कि केज लाइक स्ट्रक्चर आपको गिवन है, केज टाइप स्ट्रक्चर जैम 2020 का। ये बोरोन हाइड्राइड आपको B5H11 बच्चे गिवन है, सिंपल सा, बहुत बेसिक सा B5H11 है। ऐसे कई बार आ चुके हैं ना, ऐसे मतलब पुराने सालों में भी ये ताजा ताजा यही सबसे मिला है। तो यहाँ पर B5H
5 में हम इसको लेकर जाएंगे, क्या छोड़ेंगे, 6 नेगेटिव यहाँ पर छोड़ेंगे, 6 नेगेटिव के लिए बच्चे 2 नेगेटिव के लिए होता है क्लोजो, 4 नेगेटिव के लिए नीडो एंड 6 नेगेटिव के लिए क्या होता है, एरेक्नो होता है। तो जस्ट एक छोटा सा, कितनी देर लगी भाई, कितनी देर लगी इसको करने में, सी विल बी द राइट आंसर। सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन देखेंगे हम, द नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट इन डाइबोरेन। ये तो बहुत सिंपल है, ये हमारे पास BH बोरोन, बोरोन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं भाई, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये वाला, ये जो बॉन्ड हो रहे हैं पर्टिकुलरली और ये बॉन्ड हो रहे हैं, 2 आपके पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा ये हमने किया है। तो ये अगर हम बात करें ये क्वेश्चंस की, ठीक है, आराम से हो सकते हैं भाई, है ना। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम ये क्वेश्चंस आराम से कर पाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नई चीजों को देखने चलते हैं। देखो नेक्स्ट आपके पास एक और टॉपिक आता है, दैट इज बोराजीन, है ना। यहां पर अगर हम बात करें, हमारे पास बोरोन और नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं। ध्यान से इसको हम समझेंगे, बोरोन और नाइट्रोजन के कंपाउंड बेसिकली होते हैं। कैसे बनता है ये, वो भी हम बात करेंगे। देखो समझते हैं, यहाँ पर B2H6 की ही बातें, B2H6 की ही बातें हैं। यहाँ पर अगर मैं B2H6 लेता हूँ, है ना, डाइबोरेन मैंने लिया, ये B2H6 है, इसको मैं अगर एक्सेस ऑफ NH3, है ना, एक्सेस ऑफ NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाता हूं, मगर टेम्परेचर क्या रखता हूं, कम रखता हूं, लो टेम्परेचर रखता हूं, तो ये कैसी रिएक्शन शो करेगा, क्या रिएक्शन शो करेगा बच्चे, ये क्लीवेज रिएक्शन शो करेगा, है ना। वो जो हम अभी पढ़ रहे थे, जस्ट अभी हमने देखी है, तो ये क्लीवेज रिएक्शन यहां पर शो करेगा। तो इधर हम लिख देते हैं कि ये इधर क्या करेगा, क्लीवेज। देखो भाई ये टॉपिक ना, मेन ग्रुप आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको बहुत पहले से पता है कि इसमें चीज़ें ध्यान रखनी होती है ना। चीज़ें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो समझे जाते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमने बहुत अच्छे से समझा, केमिकल बॉन्डिंग हमने बहुत अच्छे से, बायो इनऑर्गेनिक, पीरियोडिसिटी, ये सब ना अच्छे से समझे भी जा सकते हैं, मगर इसमें कई चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। इसी के कारण पेपर में अटेम्प्ट इसकी कम रहती है ना, हम कम कर पाते हैं। तो हम समझ के ही कोशिश कर रहे हैं कि पहले कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट डेवलप करें, है ना, ताकि मैक्सिमम हम रिटेन कर पाएं एग्जाम की तरफ जब जाएं, तो मैक्सिमम हमारे दिमाग में रहे, है ना। तो ये बोनस है भाई, ये टॉपिक बोनस ही होता है। लोग इसको स्किप ही रखते हैं लगभग, है ना, लगभग ही स्किप रहता है ये, और पढ़ के भी गए होते हैं तो भी इसको मानते नहीं है कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो इसको एक बार आराम से देख लो, हो सकता है ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आपको बोनस कुछ मिल जाए, आपको ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाए जो आपने पढ़ा हुआ हो और वो क्वेश्चन ठीक हो जाए। क्योंकि अगर आप समझ के पढ़ रहे हो तो पेपर में तो आपको याद रह जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये देख रहे हो तो, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे, ये पता है। क्लीवेज रिएक्शन शो करेगा। अब आपको ये भी पता है कि क्लीवेज में भी 2 टाइप की रिएक्शन होती है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो इसको कौन सी रिएक्शन से भेजना है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सर NH3 है, छोटा है, तो ये एक ही बोरोन पे जाकर लग सकता है। तो बेसिकली वो क्या थी, अनसिमेट्रिकल थी। अनसिमेट्रिकल में क्या बनाया था, अभी अभी हमने आयनिक सोल्ट बनाया था, यानी कि ये एक इस तरीके से BH2 और NH3 इस तरीके से लगा हुआ होगा, एक पॉजिटिव में और एक BH4 नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। इसको फर्दर बच्चे अगर हम हीट करेंगे, इसको हम फर्दर हीट कर देंगे 180 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, B3N3H6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, B3N3H6 हमारे पास पैदा हो जाएगा। अब यहां पर मान लो ये कोई रिएक्शन आपको लेकर जाता है तो इतनी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बच्चे बोराजीन। इसे कहा जाता है क्या, बोराजीन इसे कहा जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज अभी हमें देखनी है, समझनी है। यहीं पर बच्चे अगर मैं इसकी रिएक्शन को मैं क्या कहूं, इस रिएक्शन को अगर मैं एक्सेस ऑफ NH3 के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाऊं, तो हमारे पास बोरोन और नाइट्रोजन का एक साइक्लिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, बोरोन और नाइट्रोजन, BN इस तरीके से लिखा होता है, BN कंपाउंड यहां पर जनते हैं। बोरोन नाइट्राइड इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बोरोन नाइट्राइड कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाता है ना, बोरोन नाइट्राइड इसे हम कह देते हैं। अब इसे भी अगर आप और हीट करोगे, 2000 डिग्री सेल्सियस पे और हीट कर रहे हो, तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में चला जाता है, BN का N बन जाता है इस तरीके से, मतलब कि एक चेन के रूप में, साइक्लिक चेन्स के रूप में ये चलता
बचता हुआ निकल जाता है। हमारा कंसर्न अब ये होने वाला है, दैट इज बोराजीन। हमें पढ़ना है डिटेल में, इसको समझना है क्या है बोराजीन, बोराजीन के बारे में कितनी बातें आपको ध्यान रखनी है, वो सारी बातें हमें समझनी है। आइए देखते हैं बोराजीन के बारे में बातें। तो देखते हैं नेक्स्ट आप हेडिंग अब डाल लेते हैं कि हम बोराजीन हम पढ़ने वाले हैं ना, सिर्फ बोराजीन। यहाँ पर हम पहले ही हमने बोराजीन ही हेडिंग डाली हुई थी, बट स्टिल अब हम बोराजीन देखने वाले हैं, है ना भाई। ऐसा लग रहा है ना कोई बड़ा आदमी है, बोराजीन, है ना। देखो, इसे बच्चे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है ना। अब इसके बारे में क्या क्या बातें सर पढ़नी है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, वो एक बार देख लेते हैं। हम क्या क्या समझना चाहते हैं। एक तो इसकी सिंथेसिस है ना, सिंथेसिस भी देख लेंगे थोड़ा। एक तो अभी देखी हमने, और एक और होता है वो भी हम देख लेंगे। सिंथेसिस हमें देखनी है। सिंथेसिस के बाद अगर हम बच्चे बात करें, यहाँ पर सिंथेसिस के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसकी एरोमेटिसिटी के बारे में भी बातें होती है। क्या ये एरोमेटिक होती है? एरोमेटिसिटी के बारे में, इसकी एरोमेटिसिटी बेंजीन के कंपैरिजन कैसी रहती है, और फिर इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी हम बातें करेंगे। क्या करेंगे? इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी हम बातें करेंगे। देन इसकी रिएक्टिविटी, ये रिएक्शंस कैसे शो कर सकता है वो भी हम देखेंगे, है ना। और उसके बाद बच्चे इसके आइसोमर्स के बारे में भी हम बातें करेंगे, है ना। जैम में आइसोमर्स से क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम इसे भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हमें देखनी है, वन बाय वन करके हम देखते हैं। बच्चे सिंथेसिस में बेसिकली अभी आपने देखा वो तो है ही है, वो तो ध्यान रखना ही रखना है। और एक छोटी सी रिएक्शन, छोटी सी बात और आप ध्यान रख लेना, क्या होता है, इस तरीके की एक रिएक्शन मिलेगी आपको। इस तरीके की एक रिएक्शन मिलेगी कि B2H6 आपने लिया प्लस अमोनिया लिया, और यहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा? 1:2। 1:2 का मतलब समझ रहे हो कि अगर ये 1 लिया है तो ये 2 लिया है, ये अगर 3 लिया है तो ये 6 लिया है। फिर आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको बोराजीन मिलेगा, B3N3H6 यहां पर पर्टिकुलर आपको मिलेगा। टेम्परेचर इसमें 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दिखाया जाता है, लगभग वही 180 के आसपास चीजें दिखाई बताई जाती हैं। अब बेसिकली पर्टिकुलर रिएक्शन कैसे जाती है? वो ये रिएक्शन होती है, 3B2H6 होता है और 6 अमोनिया होते हैं। 6 अमोनिया होते हैं इस तरीके से, और यहां पर आपके पास क्या बनता है? यहां पर आपके पास 2B3N3H6 और 12H2 के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। इस तरीके की बच्चे ये रिएक्शन होती है। ये आपको मिला है क्या? बोराजीन। ये 1:2 दिख गया आपको, 1:2 बैलेंस रिएक्शन में आपको दिखा रहा हूं, तो बैलेंस रिएक्शन इस तरीके से है। हालांकि अगर इतना आपको कभी दिख रहा है 1:2 B2H6 और अमोनिया, तो समझ जाना बोराजीन वहां पर बन रहा है। किसी तरीके का भी क्वेश्चन बना सकता है कि इसने इसके साथ रिएक्ट किया और जो बना उसके आइसोमर्स क्या होंगे, या कुछ मतलब कुछ भी पूछ सकता है ना इसके बनने के बाद, या फिर क्या बना ये भी पूछ सकता है। तो इसे हम पर्टिकुलरली इन दोनों को क्या कह रहे हैं? इन्हें हम बोराजीन कह रहे हैं, बोराजीन। और या फिर आप इसे क्या कह सकते हो? इनऑर्गेनिक बेंजीन कह सकते हो। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, आइए समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे है? ये तो हमने लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, दिखता कैसे है वो समझते हैं। देखो, B3N3H6 यहां पर साइक्लिक फॉर्म में इस तरीके से यहां पर आपको दिखेगा। हमेशा ध्यान रखना, ये रहा आपका, ठीक है, B3N3H6 है ना। अब यहां पर 6 आपके पास हाइड्रोजन भी होते हैं, एक एक सबके पास होते हैं। अब देखो बेसिकली होता क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इसके पास क्या है? खाली कटोरा है। तो यहां पर ये एक बॉन्ड बनता है ना, इस तरीके से बॉन्ड बनता है। सेम इधर बॉन्ड बनता है और सेम यहां पर भी बॉन्ड बनता है। तो बेसिकली हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं कि ये मेरा नाइट्रोजन हो गया, ये बोरोन हो गया बच्चे, ये नाइट्रोजन हो गया, ये बोरोन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये बोरोन हो गया, और इस तरीके से डबल बॉन्ड दिखाया जाता है। हाइड्रोजन तीनों के सबके पास है, एक एक हाइड्रोजन सबके पास यहां पर दिखाए जाते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? B3N3H6 इस तरीके की हम रिएक्शन शो बेसिकली कर रहे हैं। अब ये क्या होता है? ये आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, है ना। आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन, है ना। आइसोस्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं किसके साथ बच्चे? बेंजीन के साथ आइसोस्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं विद बेंजीन। ये आपका बेंजीन है भाई हमारा, C6H6, और ये क्या है? B3N3H6। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे देखे हमने?
आइसोस्ट्रक्चरल तो समझ में आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे देख रहे हैं, ये भी प्लेनर है ये भी प्लेनर है ना, वो भी sp2 है वो भी sp2 है, तो ये आइसोस्ट्रक्चरल तो है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे हैं भाई, इसके अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिने, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इसके आप गिन रहे हो कितने हैं, बोरोन के पास कितने 13 ग्रुप से आता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, तो इसके पास 3 × 3 है ना बोरोन के, और नाइट्रोजन के पास 15 ग्रुप से आता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर आता है सर, 5 × 3, और यहां पर 6 हाइड्रोजन के हो गए, तो कितने हो गए 9 + 15 + 6 यानी कि 15 और 15 30। ठीक है, अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम गिन रहे हैं, कार्बन कौन से ग्रुप से आता है भाई, कार्बन 14th ग्रुप से आता है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, तो बच्चे यहां पर 6 × 4 कर दो, और 6 हाइड्रोजन के होंगे यानी कि 24 + 6 यानी कि 30 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी 30 हैं और इसके भी 30 है, दोनों के 30 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के 30 हैं, इसलिए हम कहते हैं TVE क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन कह देते हैं। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब बच्चे यहां पर अगर हम बात करें इसकी एरोमेटिसिटी बेंजीन के मुकाबले कम है या ज्यादा है, तो यहां पर ध्यान रखना ये आपका बोरोन कहीं पर भी ऊपर नीचे दे सकते हो, मतलब अल्टरनेट पे होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। इस तरीके से ये बॉन्ड बन रहे हैं। अब यहां पर क्या है, बोरोन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, और यहां पर जबकि कार्बन और कार्बन, ये तो क्या है कार्बन और कार्बन है। बेंजीन की अगर हम बात करें, ये हमारा क्या हो गया, ये बोराजीन हो गया, इसे हमने बोराजीन कहा है, और इसे हमने क्या कहा है बच्चे, इसे हमने बेंजीन कहा है। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसके कारण ये बोराजीन लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग शो करता है। ये क्या करता है बच्चे, लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग शो करता है, जबकि ये जो बेंजीन है ये मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग शो करता है। इसलिए यहां पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने के कारण इसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस। यहां पर हम लिख लेना, बोरोन एंड नाइट्रोजन हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो यहां पर हम पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, इसमें लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, यहां पर क्या होता है, लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग हमारे पास होती है। जबकि इसमें नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इधर मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग लिख देंगे बच्चे, मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग हमने इसको कह दिया। अगर इधर मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग आप कह रहे हो तो ये क्या है, मोर एरोमेटिक है, इसे हम मोर एरोमेटिक भी कह देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपको एरोमेटिसिटी पूछ रहा है किसकी ज्यादा है तो बेंजीन की ज्यादा है, स्टेबिलिटी पूछ रहा है किसकी ज्यादा है तो भी बेंजीन की ज्यादा है, क्योंकि स्टेबिलिटी तो हम बेसिकली देखते ही एरोमेटिसिटी से है, जिसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा उसकी ही स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एरोमेटिक अगर कोई पूछ रहा है तो हमारे पास बोराजीन कम है, बेंजीन ज्यादा है बच्चे, बेंजीन ज्यादा एरोमेटिक है एज कंपेयर टू बोराजीन। बोलो हाँ या ना। देखो जितने कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे ना वो गड़बड़ कभी भी नहीं हो, वो वाले तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ही लोगे, यहां से मैं इतना आपको कह सकता हूं। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर स्टेबिलिटी भी बेंजीन की ही बच्चे ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू बोराजीन। ठीक है भैया, अब हमें इसकी रिएक्टिविटी के बारे में थोड़ी बातें करनी है कि ये बोराजीन की रिएक्टिविटी क्या है, ये कैसी रिएक्शन शो करता है। तो रिएक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से बोराजीन की रिएक्टिविटी चल रही है ना, बोराजीन कैसे रिएक्ट करती है, कैसे दिखता है इसकी रिएक्शन, वो देख लेते हैं, है ना। आइए समझते हैं। रिएक्टिविटी हम हेडिंग डाल रहे हैं। देखो बच्चे यहां पर एक छोटी सी बात आपको समझने की जरूरत है कि बोराजीन ना एडिशन रिएक्शन शो कर सकती है, एडिशन प्रोडक्ट शो कर सकती है, जबकि आपका बेंजीन कभी भी नहीं करता। क्या है सर, हमें तो एडिशन में ही अब खो गए हम, तो ये एडिशन वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा, तो बात की बात है। देखो समझते हैं, यहां पर अगर हम बात करें, ये बोरोन है, यहां पर नाइट्रोजन है, ये बार बार बनाने पड़ेंगे समझने के लिए। ये बोरोन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, और ये बोरोन हो गया। ठीक है जी, यहां पर डबल बॉन्ड था, हमने बना दी। आप मुझे बताओ बोरोन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, बोरोन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इस तरफ से होगी, इस तरफ की
इस तरफ खींची जाएगी नाइट्रोजन की तरफ, तो नेगेटिव यहां पर आएगा और पॉजिटिव यहां पर आएगा। ठीक है भाई। अब मान लो हम यहां पर कोई डाल रहे हैं HCl, हम डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं जी, हम HCl डाल रहे हैं। एक तो क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है ना, एक पोलर बॉन्ड है, एक वीक बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कंप्लीट डबल बॉन्ड भी हम नहीं कहते, तो ये बॉन्ड वीक है, यहाँ पर इन बॉन्ड को तोड़ सकते हैं हम, जबकि हम बेंजीन में ऐसा नहीं करते। हम बेंजीन में उसके डबल बॉन्ड तोड़ते ही नहीं है, हम बस क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाकर एक Cl ले आते हैं, हम ये कर देते हैं, या ब्रोमीन ले आते हैं, कुछ भी ले आते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये हाइड्रोजन तो इधर लगे ही हुए हैं, हाइड्रोजन तो ध्यान रखना यहाँ पर लगे ही हुए हैं बोराजीन में। अब यहां पर क्या होगा, अब एक बात समझो, H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। Cl नेगेटिव कहां जाएगा, जहां पर पार्शियल पॉजिटिव है, यानी कि बोरोन पर। तो यहां पर ध्यान रखना, बोरोन को क्या मिलेगा, नेगेटिव वाला, है ना, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक आएगा, जैसे कि नेगेटिव वाला आएगा। जबकि ये क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, बेसिक सेंटर है, ये देने वाला है, तो ये प्रोटॉन के पास, यानी कि पार्शियल जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां से जुड़ाव होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव से, पॉजिटिव का नेगेटिव से। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी थी, इसी में ही हम खो जाते हैं कि कहां पर बिठाएं। H हो गया और इधर क्या हो गया, Cl हो गया। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन और आया, यहाँ पर H आया, यहाँ पर Cl आया, नाइट्रोजन के पास एक H था, एक H और आया, बोरोन के पास H और Cl, और इधर क्या हुआ, H आया और इधर H आया। ये बच्चे क्या बोला जाता है, इसे इसे कहा जाता है कि ये एक एडिशन प्रोडक्ट है। क्या बोला गया भाई इसे, ये एक एडिशन प्रोडक्ट है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आई है कि बोराजीन ये शो कर सकता है, बेंजीन कभी भी ऐसा नहीं शो करेगा, बेंजीन कभी भी अपने डबल बॉन्ड खोएगा ही नहीं, एरोमेटिसिटी लूज करेगा ही नहीं, जबकि ये एक एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। तो यहां पर लिख लेना, बोराजीन जो हमारे हैं वो शो कर सकते हैं, कैन शो व्हाट, कैन शो एडिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे, ये एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। ये छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, आप कर लेंगे इतना पॉइंट। अब एक और बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक और इसमें अगर हम रिएक्शन देखेंगे, एक और रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये एडिशन प्रोडक्ट आ गया, बोराजीन ये शो कर सकता है एडिशन रिएक्शन, जबकि हमारा बेंजीन नहीं शो कर सकता। मान लो आपको कोई कह रहा है B3N3H6 के ऊपर मैं पानी का मॉलिक्यूल डाल रहा हूं, तो क्या रिएक्शन होने वाली है, आइए समझते हैं। बच्चे ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ सकता है, ये बोरोन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया। हाँ, अभी तक नहीं आया, मैं आपको अभी भी बता दूं, मगर हाँ एक बार देख लो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई, बोराजीन जी को एक बार देख लोगे तो आप, यहां पर पानी का मॉलिक्यूल डाला, पानी का मॉलिक्यूल भी वही काम करेगा, H और OH नेगेटिव ही तो है इसके अंदर, यहां पर बच्चे H और OH नेगेटिव ही तो है। तो इधर क्या होगा, नेगेटिव कहां पर जाएगा, ये OH नेगेटिव जाएगा बोरोन के ऊपर, तो इसका अटैक यहां पर बोरोन के ऊपर करा दो, बस इतना आपको करना था। तो ये बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरोन हो गया। भाई ये बोनस हो सकते हैं, ये काम आ सकते हैं, बस इसे आप समझते चलो, लिखते चलो, आपको काम आ सकता है ये। ठीक है, पक्का काम आ सकता है, बस आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखने की जरूरत है ना, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है भाई, ये टॉपिक ही ऐसा है। ये आपका क्या बन गया, इस तरीके से HOH यहां पर लग गया। अब एक और चीज आ सकती है कि मैंने इसको हीट कर दिया, हीट करने पर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ध्यान रखना, 3 H2 निकल जाएंगे, ये 3 H2 यहां से निकल जाएंगे। अगर हम बात करें, एक ये निकला, ठीक है, एक ये H2 निकला, और एक इसको हम थोड़ा सा सही लिख लें, इसको हम थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने इसको भी निकाल दिया, 3 H2 निकल गए, और 3 H2 निकलने के बाद यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड भी आएंगे वापस से इस तरीके से। ये थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत पड़ रही है मुझे, यहाँ पर खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, बोरोन के पास अब क्या बचा, बोरोन के पास बचा OH, बोरोन के पास हमने लगा दिया OH, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था, बोरोन के पास OH, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था, तो यहां पर हमने क्या किया बच्चे, H लगा दिया, यहां पर OH, यहां पर H, और डबल बॉन्ड वापस से आएंगे, डबल बॉन्ड वापस से आएंगे, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। पहले यहां पर क्या थे, सब जगह हाइड्रोजन थे, सब जगह हाइड्रोजन था पहले, है ना, सब जगह हाइड्रोजन था, मगर अब बच्चे बोरोन के पास OH आ गया। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी थी, ये रिएक्शन आपको काम आ सकती है। बोराजीन की रिएक्शन पानी के साथ क्या खेल खेलता है, ये सारी ध्यान रखनी है आपको।
तो अब इसमें ये हमने देख लिया है बोराजीन की रिएक्शन। अब बच्चे एक बोराजीन के आइसोमर्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि बोराजीन के आइसोमर कैसे देखे जाते हैं, तो एक बार हम उसको भी समझ लेते हैं कि वो आइसोमर्स कैसे दिखेंगे। आइए देखते हैं एक बार आइसोमर्स से रिलेटेड चीज़ें, है ना, कैसे होता है। तो यहाँ पर हमने अब थोड़ा सा वहाँ पर खड़े होने में दिक्कत आ रही थी उस स्टूडियो में, तो स्टूडियो थोड़ा चेंज कर लिया। अब बिल्कुल आराम से दिक्कतें नहीं है कोई भी। आइसोमर्स ऑफ बोराजीन, है ना, आइसोमर्स ऑफ बोराजीन हमें देखना है, आराम से बच्चे से हम समझेंगे। देखो हमारे पास क्या होता है, मान लो आपको कोई इस तरीके से कह दे कि B3 है, N3 है, और यहाँ पर लेते हैं B3 ले लिया हमने, यहाँ पर हमने ले लिया N3 ले लिया, और H6 था, H6 की जगह H5 और X ले लिया। तो इसके कितने आइसोमर शो हो सकते हैं वो पूछा जा सकता है। या फिर आपसे कह दे B3 N3 H4 X2 आपको कह दे कि B3 है, N3 है, आपको कह दे H3 X3 कह दे, आपको कह रहा है कि B3 है, N3 है, H2 X4 कह दिया जाए, और एक लास्ट आपको इस तरीके से कह दे B3 N3 H X5 आपको कह दे, इस तरीके का मान लो कह रहा है। तो कैसे आइसोमर्स होंगे, तो ध्यान रखना इसके आइसोमर्स आते हैं 2, है ना, या तो एक बार X नाइट्रोजन पे होगा या बोरोन पे होगा, इस तरीके से। फिर ध्यान रखना 4, फिर 6, फिर 4, फिर 2, ठीक है। अब ये तो सेम ही हो गया ना, B3 N3 H X5 हो गया, यहाँ पर H5X था, मतलब कि एक तरीके से वहां पर एक हाइड्रोजन अलग था और 5 एक जैसी चीज थी, वहां पर 5 हाइड्रोजन एक जैसे और एक अलग था, तो इन दोनों के तो सेम आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आइसोमर्स का बोराजीन के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैम में एक बार ऑलरेडी पूछा गया है, इसका पूछा गया था शायद B3 N3 H4 X2 का, तो ये ध्यान रखना 24642 24642 इस तरीके से ध्यान रखेंगे, आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब इसमें नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमें देखना है बच्चे सिलिकेट्स के बारे में, हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि ये सिलिकेट्स ना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। कई टाइम हो गया कि एग्जाम में सिलिकेट्स के बारे में नहीं आया है, मगर हाँ इससे पहले क्वेश्चन आते थे, है ना, गेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार देख सकते हैं, क्या पता हमारी किस्मत बहुत शानदार हो, सिलिकेट्स पढ़ के गए हैं हम और सिलिकेट से ही हमारा क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए। बेसिकली यहाँ पर बच्चे एक इस तरीके की आपको यूनिट दिखेगी SiO4 नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर बच्चे क्या होता है, SiO बॉन्ड होता है। क्या होता है जी, SiO बॉन्ड यहाँ पर होता है। सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 1.8, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, ये होता है आपका 1.7। जस्ट नोट डाउन कर लो। ये बॉन्ड कहा जाता है कि 50% आयनिक है और 50% क्या है, कोवलेंट है। अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ रहा है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं ये सिलिकॉन है, यहाँ पर फोस्फोरस है, यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर क्लोरीन है, अगर आपसे कोई कह रहा है कि पाई फॉर्मेशन टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, तो ध्यान रखना इस तरफ जब हम जाते जाएंगे, इस तरफ जब हम जाते जाएंगे तो पाई फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, है ना। ये इसका साइज छोटा है, यहाँ से साइज डिक्रीज हो रहा है ना, साइज डिक्रीज हो रहा है इधर से इधर जाने में, तो इसकी पाई बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। इसीलिए कभी भी आप ऑक्सा एसिड जब पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि ये डबल बॉन्ड 1 बनाता है, ये 2 बनाता है और ये 3 बनाता है, यानी कि इसकी जो मेजर यूनिट रहती है वो ये रहती है सिलिकेट्स की, और इसकी रहती है कुछ इस तरीके से, जबकि सल्फर की इस तरीके से रहती है ना, और इसकी क्या रहती है, इसकी 3 डबल बॉन्ड यहां पर होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं, वो ऑब्वियसली बात है, ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख रहा है, ये 7 बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो हम यहां से कहते हैं क्या, इधर से इधर जाने पर साइज डिक्रीज होता है और इफेक्टिव ओवरलैपिंग इसकी ज्यादा होती है, तो पाई फॉर्मेशन टेंडेंसी भी इसकी ज्यादा होती है। ये ध्यान रखना, जस्ट आप समझ लो, है ना। ये एक छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन के जनरली 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेंगे जब ये ऑक्सा एसिड फॉर्म करने जाएगा। सिलिकॉन एक अकेला ही बनाता है। सिलिकॉन क्या बनाता है बच्चे, एक अकेला ही बॉन्ड बनाता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, जबकि फास्फोरस में 1 डबल बॉन्ड, सल्फर में 2 डबल बॉन्ड बनते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें सिलिकेट्स की यूनिट क्या होती है, ये सबसे पहले यहां पर आता है सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड हमारे पास होता है बच्चे, ध्यान से समझ लो, बस थोड़ी देर सुनना है, थोड़ी देर सुनना है, उसके बाद सब कुछ समझ में क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर इसे हम कहते हैं सिलिसिक एसिड, OH
OH, है ना। ये दिखाने के लिए ही कि ये डबल बॉन्ड बनाता ही नहीं है, ये इस तरीके से रहता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना पूरा टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट शांति से प्यार से कंप्लीट करके बैठा है। इसका होता है SiOH4। ठीक है जी, चलिए समझते हैं। अब यहां पर बच्चे क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है। यहां पर क्या होता है जी, डीप्रोटोनेशन होता है सर। यानी कि ये जो आपके OH हैं, ये OH से अब क्या बनेंगे, O नेगेटिव बनेंगे। और ये मेरी बेसिक यूनिट हमारे पास आ जाती है, बेसिक यूनिट हमारे पास आ जाती है सिलिकेट की SiO4 4 नेगेटिव। यहां पर इसको क्या कहा जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट। बोलो हाँ या ना, ये हमारा क्या है, सिलिकेट की बेसिक यूनिट है। सर क्वेश्चन कैसे आएगा, सबर करिए, क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ रहे हैं बच्चे। यहां पर अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें, सिलिकेट्स की रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। ये 3D में एक्चुअली रिप्रेजेंट होती है, मगर हम कॉपी में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो 2D रिप्रेजेंटेशन, ये तो जनरली 3D रिप्रेजेंटेशन हो गई है, 2D कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रखना, सिलिकेट इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप बुक में देखने जाओगे। ठीक है, एक हार्ड सर्कल हम बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है जी। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये O नेगेटिव, ठीक है, ये O नेगेटिव, O नेगेटिव, और बच्चे एक इस तरीके से नेगेटिव। यानी कि अगर हम बात करें, इतना बड़ा हम नहीं बनाते इसको, और छोटा रखते हैं, ये आपका छोटा रखेंगे इसका, ठीक है। ये O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, और इस तरीके से ये एक सिलिकेट्स की बेसिक 2D रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है बच्चे, 2D रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है सर, 2D रिप्रेजेंटेशन है। अभी समझना है हमें, इसमें बहुत सारी चीजें समझनी है, आराम से समझते चलो। ये जो सर्कल है, जो सर्कल है ना बच्चे, ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर इसे इस तरीके से भी दिखाया जाता है, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, और यहां पर एक नेगेटिव। समझ रहे हो, 4 नेगेटिव, ये चारों ऑक्सीजन के ही दिखाए जाते हैं। इस तरीके से भी इसको दिखाया जाता है। फिर इसमें टाइप्स ऑफ सिलिकेट बन जाते हैं, और उससे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, है ना। अभी धीरे 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 एक बड़ा काम हम समझने जा रहे हैं, तो आराम से इसको समझते चलो कि हम इस तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा हूं, तो आपको समझ जाना है कि ये सिलिकेट की रिप्रेजेंटिंग यूनिट है। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक ये क्या होता है भाई, इस तरीके से बेसिकली मेंशन है कि 3 इस तरीके से दिखाए हुए हैं, और एक उसी के ऊपर, है ना। टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट समझना है जनरली, बस आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना बच्चे। अब हेडिंग डाली जाएगी क्या, टाइप ऑफ सिलिकेट, है ना, टाइप ऑफ सिलिकेट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने हेडिंग डाली क्या, टाइप ऑफ सिलिकेट्स। क्या हेडिंग डाली बच्चे जी, टाइप ऑफ सिलिकेट्स हमने हेडिंग डाली है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, इसको यहां पर थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं, ठीक है, ये इधर है। चलिए, अब यहां पर क्या होगा, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ऑर्थोसिलिकेट हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई, ऑर्थोसिलिकेट। समझो, आराम से समझो, सब कुछ नया है, मैं मानता हूं, है ना। जब पढ़ा था कभी, तब हमें भी नया लग रहा था, मगर बहुत आसानी से हम इसे सस्टेन कर सकते हैं। मेन ग्रुप में वही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो याद रह जाएं। ठीक है, ऑर्थोसिलिकेट की बेसिकली अगर हम बात करें, यहां पर जो जनरल यूनिट होती है वो यही होती है, SiO4 4 नेगेटिव। मतलब ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां पर ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। x यहां पर क्या होता है, 0 होता है। सर ये x क्या है, x है बच्चे कि एक सिलिकेट का एक ऑक्सीजन कितने सिलिकेट से बटा हुआ है। अब यहां पर कोई ऑक्सीजन, ये वाला, ये कोने क्या है, ऑक्सीजन है, ये कोने क्या है, ऑक्सीजन है, तो कोई भी शेयर नहीं हुआ ना। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर सिलिकेट यूनिट वो होता है x। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसकी x में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन, शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट, पर सिलिकेट यूनिट कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हो रहे हैं, उसे हम x कहते हैं। तो यहां पर तो बच्चे साफ साफ हो गया कि वो 0 है सर।
कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं हो रहा, एक अकेली इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्थोसिलिकेट कह रहे हैं। इसका बच्चे कॉमन नेम मीजोसिलिकेट, अगर हम बात करें इसका कॉमन नेम क्या है तो इसका मीजोसिलिकेट, याद रहे तो रख लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अब ज्यादा खेल किसके ऊपर खेलना है, इस एक्स के ऊपर खेलना है कि कितने ऑक्सीजन पर सिलिकेट यूनिट शेयर्ड हो रहे हैं, वो ध्यान रखना है। नया है तभी तो और ध्यान से और फोकस से हमें सुनने की जरूरत है। इसके बाद ऑर्थो के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है क्या, पायरोसिलिकेट। क्या आता है भैया, पायरोसिलिकेट हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, दूसरा। आइए समझते हैं बच्चे, दूसरी हेडिंग हमने डाली क्या, पायरोसिलिकेट। बोलो हाँ या ना। यहां पर बच्चे क्या होता है, यहां पर इसको सोरोसिलिकेट, इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम अगर मैं लिखूं तो इसको सोरोसिलिकेट कहते हैं। जस्ट याद रख लो, अगर लिखना चाहो तो एक बार अपने पास होना चाहिए बस। यहां पर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, इधर नेगेटिव नहीं आएंगे क्योंकि ये बॉन्ड बन गया है ना। ये बेसिकली इस तरीके से रहता है, SI O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, यहां पर O और यहां पर SI, यहां पर O नेगेटिव, यहां O नेगेटिव और यहां पर O नेगेटिव। ठीक है बच्चे, तो अब ये क्या हो गया सर, यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी, एक सिलिकेट यूनिट पर सिलिकेट यूनिट में कितने ऑक्सीजन शेयर हो रही है। भाई ये एक मेरी सिलिकेट यूनिट है तो इसका एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, एक ही ऑक्सीजन, ये शेयर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये वाला शेयर हुआ, एक नेगेटिव चार्ज कम हुआ है, तो हम कहेंगे यहां पर x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 1 आई। अब ये x की वैल्यू 1 आने से हमें क्या हेल्प मिलेगी बच्चे, जर्नल फॉर्मूला हम बना सकते हैं, हम जर्नल फॉर्मूला यहां से डेवलप कर सकते हैं। देखो एक जर्नल फॉर्मूला मैं आपको लिख रहा हूं सिलिकेट्स का, कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला SiO4 माइनस एक्स बाई 2 होता है और -4 प्लस एक्स ऊपर, इस तरीके से हम लिखते हैं, n यहां पर लिखते हैं कि मतलब कितनी यहां पर इसके नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स हम बात कर रहे हैं। तो ये जर्नल फॉर्मूला है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां पर इसका फॉर्मूला बन जाएगा सीधा, x की वैल्यू हमने क्या लिखी 1, तो यहां पर फॉर्मूला बना SiO4 माइनस 1/2, यहां पर -1 इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। इसको हम आगे ले चलते हैं, यहां पर ले लेते हैं SiO4 माइनस 1/2 था, -4 प्लस 1 था, इसको हम इधर लेकर गए, यहां पर कितना आया SiO8 माइनस 1 यानी कि 7/2 आया, और यहां पर कितना आया -3 आया। अब इसको कभी भी इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करते, इस 2 को हमने वहां भेज दिया, Si2O7 और 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा -6। ये इसका जर्नल फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला है। अगर आपको कोई कह रहा है ऑर्थोसिलिकेट का फॉर्मूला मुझे बताओ, तो इतना ध्यान होना चाहिए, ऑर्थोसिलिकेट में कोई ऑक्सीजन शेयर नहीं हो रहा, तो उसको आप SiO4 नेगेटिव इस तरीके से लिखेंगे। और यहां पर अगर आपको कोई कह रहा है पायरोसिलिकेट का फॉर्मूला बताओ, तो पायरोसिलिकेट में आपको ध्यान था कि एक ऑक्सीजन शेयर हुआ है, और एक ऑक्सीजन शेयर होने से मेरा जो फॉर्मूला बना Si2O7, यहां पर n और -6 है ना, ये 3 था, तो इस 2 ने यहां पर गया ना, ये 2 यहां पर गया है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने एक तरीके से, चार्ज को भी और इधर भी, यहां पर 2 आया, 7/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इधर 7 आया, उधर -6। तो इस तरीके के फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं कि भैया मुझे पायरोसिलिकेट्स का फॉर्मूला जानना है, तो ये फॉर्मूला दे दिया, या फिर ये फॉर्मूला दे के आपसे कह दिया कि मुझे बताइए कि कितने ऑक्सीजन यहां पर शेयर्ड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अभी हमें और टाइप ऑफ सिलिकेट्स भी पढ़ने हैं, ये तो कुछ जस्ट एग्जांपल लिया है, इसके बाद भी हमारे पास और टाइप ऑफ सिलिकेट्स हैं। अभी इसके अगला सिलिकेट्स एक बार हम देखते हैं ना, समझने की कोशिश करते हैं। चेन सिलिकेट्स बच्चे उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पहले सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं चेन सिलिकेट्स, है ना, चेन सिलिकेट्स इसे हम कहते हैं, है ना, चेन सिलिकेट्स सर हम इसे बोलना चाहेंगे। आइए समझते हैं। देखो यहां पर पर्टिकुलरली क्या होती है, चेन की तरह हम दिखाते हैं, ये इस तरीके से हमने दिखाया, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, और इस तरीके से मान लो हमने इस तरीके से नीचे दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी दिखा सकते हैं, इधर हमने दिखा दिया इस तरीके से, ऐसे लगातार भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, फिर इस तरीके से दिखा दिया, है ना। ये जो आपका सिस्टम बन रहा है, ये जो सिस्टम बन रहा है, अब यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। अब बच्चे कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं,
ध्यान से समझो, ये मान लो इस यूनिट को मैंने पकड़ा, इस पर्टिकुलर एक यूनिट को पकड़ा, ये वाला एक ऑक्सीजन और ये वाला एक ऑक्सीजन, ये शेयर हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें, x कितना आ गया, x मेरा आ गया 2, है ना, x मेरा आ गया क्या, 2 आ गया, ठीक है। तो जर्नल फॉर्मूला मेरा क्या था, जर्नल फॉर्मूला क्या था, सिंपल सा लिखेंगे, जर्नल फॉर्मूला सर हमारे पास यहां पर जर्नल फॉर्मूला क्या था भाई, जर्नल फॉर्मूला सर, जर्नल फॉर्मूला बच्चे था SiO 4 माइनस x/2, यहां पर 2 लिखो भाई, x/2 और यहां पर -4 प्लस x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू बच्चे आई है 2, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, SiO4 -2, यानी कि ये आया -2/2, यहां पर आया -4 + 2 आ गया, तो इधर हमने क्या लिखा, यहां पर SiO4 4 के जगह यहां पर 4 - 1 लिख दें, 3 लिख दें, और यहां पर ऊपर क्या आया, -2। तो ये इसका बेसिकली एक फॉर्मूला बना, ठीक है। ये अगर ऑप्शन में मिलता है तो यही करेक्ट करना है, मगर एक्चुअली पूरी तरीके से ये करेक्ट नहीं है, पूरी तरीके से ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या है कि यहां पर तो चलो ये शेयर्ड हो रहा है, ये शेयर्ड हो रहा है, यहां पर 2 शेयर हो रहे हैं, मगर एक ये वाली इधर जो कभी ना कभी तो एंड होगी, कभी ना कभी एक एंड होगी, तो ये एक ऑक्सीजन यहां पर बचे हुए होंगे ना, एक ऑक्सीजन यहां पर बचे हुए होंगे। तो इसका जो जर्नल फॉर्मूला अगर आपको या तो ये दिख रहा है तो ये लगाओ, नहीं तो अगर ऑप्शन में मेंशन है तो इसका फॉर्मूला जो आप लगाने जाओगे वो ये होगा, SiO4 कितना आया था यहां पर, सॉरी SiO3 था, 3 माइनस का 2 ऊपर था, प्लस O2 नेगेटिव, है ना, O2 नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक इधर जो अनशेड होगा उसका नेगेटिव। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक सही अगर माना जाएगा तो ये होगा, है ना, अदरवाइज आपको ये मिल रहा है ऑप्शन में सिर्फ, तो ये हम लेके चलेंगे, ठीक है। एक छोटी सी बात है बस ध्यान रखनी है, फॉर्मूला हमने x के थ्रू ये बनाया, पर क्योंकि लास्ट में कभी ना कभी तो वो एंड होगा एक ऑक्सीजन, तो उसके लिए हमें वो लेना पड़ता है बच्चे, क्लियर है जी। अब बच्चे यहां पर हमारे पास इसके बाद आता है ना, ये चेन सिलिकेट हो गया, इसके बाद आता है साइक्लिक सिलिकेट, है ना, क्या आता है जी, साइक्लिक सिलिकेट हम देखते हैं, वो बहुत सही, वो आप आराम से समझ जाओगे, क्योंकि साइक्लिक सिलिकेट्स में बेसिकली क्या होगा, इस तरीके की बच्चे रिंग बनी होगी, स्टार टाइप का ये बनता है ना, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं एग्जाम में। ये नेगेटिव हो गया, इधर नेगेटिव 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 नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब बच्चे ये क्या होगा, है ना, अब ये मान लो आपको दे दिया, ये आपको दे दिया, ऐसा भी क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा, ये साइक्लिक सिलिकेट यहां पर दे दिया, x कितना है, अब यहां पर आप x कह सकते हो, श्योर शॉर्ट कह सकते हो 2 हैं, ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि शेड ना हो, हर जगह शेड होगा। तो यहां पर करेक्टली हम फॉर्मूला बना सकते हैं, SiO4 माइनस x/2 -4 प्लस x, तो यहां पर आप कह सकते हो SiO3 माइनस का 2n, यहां पर आप ये करेक्ट फॉर्मूला इसका माना जाएगा, ये इसका सही यहां पर, क्योंकि सारी जगह पर ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। अभी नोट डाउन करते चलो, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, अभी बस सिर्फ देखते चलो। साइक्लिक सिलिकेट हो गया, इसके बाद एक आधे सिलिकेट्स और है, उसको हम देख लेते हैं। साइक्लिक के बाद एक और हम देखेंगे, दैट इज डबल चैन सिलिकेट्स। क्या बोला जाता है बच्चे, डबल चैन सिलिकेट्स। आराम से समझना है, कोई गड़बड़ नहीं, बस सिर्फ सुनना है, समझना है, फिर इसके क्वेश्चन हमें देखने हैं, है ना। टाइप ऑफ सिलिकेट्स पकड़ो पहले, इसे समझो, इससे आगे बढ़ते हुए चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। डबल चेन सिलिकेट्स में बच्चे क्या होता है कि डबल चेन बन रही होती है, जैसे कि हमारे पास ये इस तरीके से था, ये इस तरीके से हमने मान लो लिया, या फिर हम एक बारी इसको कहते हैं कि ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये हमने इस तरीके से ले लिया, इधर हमने इस तरीके से ले लिया, यहाँ पर पर्टिकुलरली इसके थ्रू एक चेन जुड़ी होगी, है ना, इसके थ्रू एक चेन जुड़ी होगी, ये रहा, ठीक है। अब देखो भाई, ये मान लो इस तरीके से आगे चल रही है, आगे मामला चलता जा रहा है, आगे मामला इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से आगे ऐसे चलता जा रहा है, डबल चेन सिलिकेट हमने इसको कहा। समझने की क्या बात है कि x की वैल्यू यहां पर क्या लेंगे, घबराना नहीं है, इसे बच्चे एम्फी बोल्स भी बोला जाता है, एम्फी बोल्स भी बोला जाता है, ठीक है।
यहां पर x की वैल्यू क्या ली जाती है बेसिकली। अब देखो ये वाला कितने से शेयर्ड है, ये 2 से शेयर्ड है ना, ये ऑक्सीजन 2 से है, इधर 2 आया है ना, यहां पर अब हम कहेंगे ये 2 आया, ये भी 2 आया। अब ये वाला ऑक्सीजन पर्टिकुलरली अगर हम इधर बात करें तो ये 3 से शेयर है ना, ये जो सिलिकेट शेयर हो रहे हैं ये 3 से हम शेयर बताएंगे। तो अगर यहां पर हम x की वैल्यू बताएंगे कितनी आएगी, 2 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट है, 3 सिलिकेट यूनिट को कंपेयर किया हमने, 3 सिलिकेट यूनिट को कंपेयर किया है। भाई इस सिलिकेट के कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, 1 2 3, इस सिलिकेट के 3 ऑक्सीजन शेयर्ड है, इस सिलिकेट के 2 शेयर है, इस सिलिकेट के 2 शेयर्ड है ना। मतलब कि वहां पर भी चेन कंसीडर की जाएगी इस तरीके से, ठीक है, यहां पर भी चेन कंसीडर की जाएगी, इधर ले लो, ठीक है। तो इधर इसके 2 शेड है, 1 और 2, इसके 2 शेड है और इसके 3 शेड है। तो x की वैल्यू यहां से हम निकालते हैं, यहां से हम निकाल के बताते हैं। इसमें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देकर नहीं पूछेगा, मगर ऐसा कुछ होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका कितना आएगा, इसका आएगा भाई 4 और 3 7 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 3। इस तरीके से स्ट्रक्चर देख के निकाला जाता है। बेसिकली कहा जाता है कि यहां पर x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। किनके लिए, एम्फीबोल्स के लिए ये बात कही जाती है, एम्फीबोल्स के लिए कही जाती है। और जनरली अगर आपसे पूछे, देखो क्योंकि अगर आप x = 2 ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका साइक्लिक सिलिकेट बन जाएगा। और अगर आप x = 3 ले लोगे तो आपका वो लेयर सिलिकेट बन जाएगा, शीट सिलिकेट उसे बोला जाता है, अभी वो आएगा। तो इसीलिए इसके लिए बच्चे जर्नली हम लेते हैं x = 2.5, है ना, x = 2.5 फॉर एम्फीबोल्स। हम ऑन एंड एवरेज करके 2.5 सिलिकेट x लेते हैं। कितना लेते हैं, 2.5। हम कहते हैं कि पर सिलिकेट यूनिट 2.5 वो कितना हुआ है, शेयर्ड हुआ है। क्लियर है भाई। चलिए ये वाला हमारा हो गया डबल चेन सिलिकेट। इसके बाद आता है एक लेयर सिलिकेट, या फिर जिसे शीट सिलिकेट भी कहा जाता है, ठीक है, लेयर सिलिकेट कह दो या फिर इसे शीट सिलिकेट भी हम कह सकते हैं बच्चे। और एक और आपके पास होता है, दैट इज 3D सिलिकेट, है ना। ये हमारे पास डिफरेंट सिलिकेट खत्म होते हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। बस पता होना चाहिए यहां पर और यहां पर x की वैल्यू कितनी कितनी है, ठीक है। इधर x की वैल्यू कितनी है बच्चे, यहां पर हमारे पास हो जाती है x की वैल्यू 3, कंप्लीटली 3 हम मानते हैं यहां पर, और इधर x की वैल्यू मानते हैं कितनी, 4, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 3 और 4 हो गई। देखो 1 था जब हमने क्या लिया, उसे पायरो कहा। जब कोई भी शेड नहीं हुआ, x = 0 था तो हमने उसे ऑर्थो सिलिकेट कहा, फिर पायरो सिलिकेट पढ़ा, फिर चेन पढ़ा, चेन में सिंगल चेन पढ़ा, देन फिर हमने साइक्लिक सिलिकेट में x = 2 कहा। डबल चेन सिलिकेट्स को हमने एम्फीबोल्स बोला, उसमें हमने x = 2.5 कहा। और इसके लिए लेयर सिलिकेट या फिर शीट सिलिकेट के लिए हमने x = 3 लिया, और 3D सिलिकेट के लिए हमने x = 4 लिया। फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, s = 4 - x/2। भैया ये ना मतलब कि घुमा देते हैं ये टॉपिक अगर बुक से हम देखने जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल थ्योरी है, कोई लिंक ही नहीं है, याद करने वाली बात है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी चीज़ें लिंक हो जाए, है ना, चीज़ें लिंक हो जाए। तो हम जितना ज़्यादा मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं कि क्वेश्चन आए तो हम अटेम्प्ट कर पाए। -3/2, ठीक है। और प्लीज़ इसको ना, इसकी थोड़ी सी है ना कदर कर लेना कि हाँ ये पढ़ाया है तो हम इसको रिटेन रखें। कितना आएगा भाई, यहाँ से 7 - 3/2 अगर हम यहाँ से निकालें, 7 कहाँ से आ गया, 8 - 3/2, यानी कि यहाँ आया 5/2 और इधर आया -1, ठीक है। तो इधर SiO5 और -2 यहाँ पर आ जाएगा। इधर हम निकालते हैं SiO4 - 4/2, यहाँ पर आया -4 + 4, चार्ज कितना आ गया, न्यूट्रल हो गया वहाँ। तो Si वहाँ पर चार्ज न्यूट्रल आ रहा है, तो यहाँ पर 4 - 2 आ गया, यानी कि SiO2N। अगर आपको ये मान लो कोई कह रहा है SiO2N किस चीज का काम है, तो आप इधर से क्या बता दोगे, आप कह दोगे ये तो 3D सिलिकेट है सर। क्या है बच्चे, 3D सिलिकेट, आप इसको बता दोगे, बोलो हाँ या ना। तो ये सिलिकेट्स की बेसिक टाइप थी। अब क्वेश्चन देखते हैं हम इसके। तो अभी तक हमने देखा क्या क्या है, एक बार हम बात कर लेते हैं बच्चे। x = 0 अगर होगा तो हमने उसको क्या कहा था, ऑर्थो सिलिकेट कहा था बच्चे। x = 1 होगा तो हमने उसको क्या कहा था, पायरो कहा था, ठीक है। फिर सिंगल चेन वाला एक कॉन्सेप्ट अलग से ध्यान से रखना है कि वहां पर अगर ऑप्शन में आया
कि O2 नेगेटिव अलग से दिखाया तो उसे लेंगे, अदरवाइज हम x इजिकल टू 2 लेंगे। यहाँ पर अब जो हम x इजिकल टू 2 लेते हैं वो पर्टिकुलरली सीधा चेन सिलिकेट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भैया? चेन सिलिकेट सॉरी चेन नहीं, साइक्लिक सिलिकेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, चेन वाला भी ध्यान रखना एक पर्टिकुलरली अलग से। ठीक है, फिर आप एम्फीवोल्स का ध्यान रखोगे, है ना। x इजिकल टू 2.5 अगर कह दिया, जर्नली इसको 2 और 3 के बीच में रखा जाता है तो यहाँ पर एम्फीबोल्स कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि ये डबल चेन सिलिकेट होते हैं बच्चे। x इजिकल टू 3 कह दिया तो इसे आप क्या कहोगे? शीट कहोगे, शीट सिलिकेट, लेयर सिलिकेट, या फिर इसे 2D भी कह सकते हो, 2D सिलिकेट भी कह सकते हो। और बच्चे x इजिकल टू 4 कह दिया तो उसे क्या कहेंगे? 3D सिलिकेट कहेंगे। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? मान लो फॉर्मूला दे दिया और आपसे पूछ लिया कि कौन से टाइप का सिलिकेट है, तो हम x की वैल्यू निकाल के ही हम बताएंगे। x क्या है कि सिलिकेट की, उस सिलिकेट के कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। इधर कोई भी शेयर नहीं हो रहा था, इधर कोई भी शेयर नहीं हो रहा था, ऐसे बना हुआ था, चारों के चारों मस्त घूम रहे थे। इधर क्या हुआ? एक शेयर हो गया, ये वाला एक शेयर हो गया ना। इस एक सिलिकेट का एक ऑक्सीजन शेयर हो गया था, जबकि साइक्लिक में क्या हुआ था? साइक्लिक में इस तरीके से हमारा एक साइकिल बन रहा था, ये रहा इस तरीके से। तो अब एक पर्टिकुलर सिलिकेट के कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं? ये वाला भी शेयर हो रहा है, ये वाला भी हो रहा है, 2 सिलिकेट बच्चे शेयर हो रहे हैं। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। फॉर्मूला क्वेश्चन देखते हैं एक। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन कहा है 5 मेंबर का आपको सिलिकेट बनाना है, साइक्लिक सिलिकेट बनाना है। हालांकि ऐसा नहीं है, पहले या तो आपको सिलिकेट मेंशन करेगा या फिर फॉर्मूला मेंशन करेगा। यहां पर हमने दोनों ही मेंशन नहीं किए, जस्ट एक वर्ड मेंशन कर दिया 5 मेंबर। तो बच्चे हमने जर्नली क्या लिया? यहां पर पहले एक 5 मेंबर की रिंग ले ली, है ना, क्योंकि 5 मेंबर सिलिकेट बनाने थे। तो अब इसके इर्द गिर्द हम सिलिकेट बना रहे हैं। इस तरीके से हमने ये सिलिकेट बना दिए, बस सिंपल। O नेगेटिव 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 नेगेटिव। साइक्लिक सिलिकेट कहा था उसने हमें क्या कहा था? साइक्लिक सिलिकेट कहा था। अब यहां पर कितनी यूनिट लिए हमने? फॉर्मूला इसका बना लेते हैं भाई। देखो, एक सिलिकॉन, यहां पर कितने सिलिकॉन है? 1 2 3 4 5, 5 सिलिकॉन है, 5 सिलिकॉन है, Si5 आएगा। ठीक है, एक सिलिकॉन के पास अगर हम बात करें, यहां पर हमारे पास कितने ऑक्सीजन होंगे? SiO यहां पर, हाँ, फिर हम डायरेक्ट लेते हैं O4 माइनस x/2 माइनस 4 प्लस x। और यहां पर हमें n की वैल्यू पता है। n कितनी है? 5 है, क्योंकि हमारे पास 5 सिलिकेट्स हैं। हमें 5 सिलिकेट पता लग गया, तो हम इस तरीके से जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? x की वैल्यू आएगी सर हमारे पास कितनी? 2, है ना, क्योंकि साइक्लिक सिलिकेट है भैया। 5 मेंबर सिलिकेट कहा था तो हमने ये 5 मेंबर यहां पर क्रिएट की, 5 मेंबर की रिंग यहां पर क्रिएट की, है ना। थोड़ा सा मुश्किल हो गया मगर रख लो, है ना, इससे आसान ही आएगा। अभी इससे आसान ही हम आपको लेकर चलेंगे। यहाँ पर जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? SiO4, यहाँ पर कितना आएगा? 2 है तो माइनस का 4 प्लस 2 हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया? माइनस का 4 प्लस 4 माइनस 2/2। और इधर क्या चल रहा है? 5 बाहर चल रहा है, तो यहाँ से हम लेकर चलेंगे SiO4 माइनस 2/2 यानी कि 1, यहाँ पर आया माइनस का 2, और इधर कितना आया? 5 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई SiO3 माइनस का 2 ऊपर और 5 यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है भाई? या फिर इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया? Si5O15 और माइनस का 10 पूरा चार्ज। ये इसका बच्चे फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा, मोस्ट प्रोबेबली वो ये रिप्रेजेंट करेगा। आपको जर्नल फॉर्मूला लेना है। ठीक है, ये जर्नल फॉर्मूला आपने लिया। देखो x की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। कितने सिलिकेट हैं? एक सिलिकेट, 2 सिलिकेट, 3 सिलिकेट, 4 सिलिकेट, और यहां पर हमारे पास कितने सिलिकेट हो गए? 1 2। अच्छा, उसको 2 बार क्यों गिन लिया भाई? 1 हो गया, 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। 5 सिलिकेट हमारे पास हो गए। क्लियर है? तो हमने इधर n के लिख दिया, क्या 5 लिख दिया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब आगे क्या आएगा? इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। आगे हमारे पास आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिलिकेट, है ना। टाइप ऑफ सिलिकेट यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी कि बच्चे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली ये काम कर रहे हैं कि एक सिलिकेट के कितने यूनिट्स शेयर हो रहे हैं, है ना भाई। तो आराम से इसे देखो कैसे करोगे भाई, समझो भाई, समझ लो, है ना। ये सारी बातें
हो सकता है कि हमारे किस्मत में लिखे हों ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता, तो हमारी किस्मत चमक जाए और हम कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत दुनिया नहीं करेगी। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं, फ़ायदा ये है ना कि ये दिमाग में रह जाएगा, सस्टेन कर जाएगा। पूरा लेक्चर जो आप देखोगे, वो जितना आप देखोगे वो आपको सस्टेन कर जाएगा। एग्जाम में अगर वहाँ से क्वेश्चन आएगा, मेन ग्रुप की तो खासियत यही है कि अगर पढ़ा हुआ भी सही कराए तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से जो पढ़ा हुआ है वो तो आपका सही होगा ही होगा। तो एक बार देखो यहाँ पर कैसे होगा भाई। ये सबसे पहले आपको देखना है कि चार्ज क्या शो करता है। बैरियम, बैरियम आपका क्या है, आपका BMG है ना। BM मतलब आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर रखता है। ये +2 में रखेगा, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये क्या है, ये आपका अल्कली मेटल है, तो ये Na+ रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि प्लस का चार्ज और प्लस का 6 कितना आया, प्लस का 10 हमारे पास है। यानी कि +10 मेरे मेटल्स लेकर आ रहे हैं। तो हमारे पास बेसिक जो यूनिट आई है वो ये यूनिट आई है -5, और यहाँ पर कितना आया, -10। अब यहाँ से आपसे x की वैल्यू पूछ ली है ना, x की वैल्यू बच्चे आपसे पूछ ली है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को बच्चे इससे कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना। -4x/2 यहां पर आपको इससे कंपेयर करना है। ठीक है, ये कंपैरिजन आपको करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस 5 को हटाओ। तो यहां पर आप क्या करोगे, O15 / 5 करोगे, यहां पर 10 / 5 कर दोगे। कितना आया, है ना, कितना आया भाई। यहां पर अगर हम बात करें, ये आ गया मेरे पास SiO3, और यहाँ पर कितना आया, ये आया -2 है ना। इस तरीके से n दिखाते हैं, तो n यहाँ पर अब 5 दिखा दिया जाएगा ना। ये जो n है ये 5 दिखा दिया जाएगा, क्योंकि बाहर आ गया 5। अब बच्चे -2 है, इस -2 को उठाकर कंपेयर कर दो -4 + x से। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ से बच्चे आ गई 2। तो मैंने बता दिया क्या, साइक्लिक सिलिकेट। और पिछला फॉर्मूला भी तो यही निकल के आया था हमारा। अरे पिछला फॉर्मूला भी तो सेम यही तो था, Si5O15 एंड 10 नेगेटिव। ये रहा Si5O15 10 नेगेटिव, साइक्लिक सिलिकेट था। तो यहां से हमने अब फॉर्मूले से ले जाकर साइक्लिक सिलिकेट बता दिया। तो इस टाइप के बच्चे सिलिकेट से क्वेश्चन आ सकते हैं। आराम से इत्मीनान से आपने पढ़ा है, ये आपको सस्टेन कर जाएगा। 1-2 बार इसको रिवाइज कर लेना, बात बन जाएगी। क्लियर है। चलिए अब छोटा सा एक टॉपिक और ले लेते हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस, है ना। हाइड्रोलिसिस के बारे में भी हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं ना, हाइड्रोलिसिस के बारे में भी हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। यानी कि देखो, कई बार आपके पास ये चीज आपको देखने को मिलेगी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी हम दिखाते हैं कि ये इस तरीके से वाटर के साथ जुड़ा हुआ है ना। और जनरली ये अल्कली मेटल्स ऐसा काम करते हैं। ये बच्चे जस्ट एक इंटरेक्शन क्या है, ये हाइड्रेशन है। ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। तो ये भी आप पढ़ते हो है ना, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये शो करते हैं। यहाँ पर आप ये भी पढ़ सकते हो ना, जब नॉन मेटल्स आप लेकर चलते हो, यानी कि हमारे P ब्लॉक एलिमेंट्स लेकर चलते हो, वहां पर आप क्या करते हो, हम दिखाते हैं कि इनके साथ बॉन्ड बन गया, इनके साथ क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, MOH इस तरीके से बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे P ब्लॉक एलिमेंट जो होंगे, P ब्लॉक एलिमेंट जो होंगे वो पर्टिकुलरली हाइड्रोलिसिस जाते हैं। क्या जाते हैं बच्चे, हाइड्रोलिसिस ये शो करते हैं। ये ध्यान रखना, क्या शो करेंगे, हाइड्रोलिसिस ये शो करेंगे। अब हाइड्रोलिसिस का रेट के बारे में बात आती है, इसे हम क्या कहते हैं, ये हो गया हाइड्रोलिसिस। जब आपका पानी टूट जाए, पानी जब टूटने लगे तो बच्चे उसे हम हाइड्रोलिसिस कह देते हैं। और पानी का मॉलिक्यूल इकट्ठा जाकर जस्ट इंटरेक्ट कर रहा है तो उसे हम हाइड्रेशन कह देते हैं। अब रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन बन सकता है एक, ये भी देख लीजिए भाई, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस से हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार हम उसे जान लेते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है बच्चे। कई लोग तो घबरा गए होंगे कि अरे सर कितना कुछ ध्यान रखना है भाई, ये टॉपिक ही हमारा ऐसा है ना। तो ये तो बस जितना मिल जाए उतना बढ़िया, जितना याद रह जाए उतना बहुत ही बढ़िया। देखो, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, फिर भी हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज लेकर चल रहे हैं तो इजी लग रहा होगा अभी आपको। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ये ध्यान रखना। अगर मान लो मैं आपको कह रहा हूं, ये है मेरे पास PCl3, AsCl3, SbCl3 और बिस्मिथ Cl3, ये सारे क्या है, P ब्लॉक एलिमेंट्स है। आपको कोई कह रहा है कि मुझे बताओ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। जर्नली सिर्फ इतना सा अगर क्वेश्चन आ गया तो भैया क्या करके आओगे, क्या करके आओगे ये मुझे बता दो। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आपसे मान लो पूछ लिया है तो आप क्या करके आओगे।
तो यहां पर अगर देखें इधर फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ नीचे जाने ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। इसका साइज क्या हो रहा है, यहां से यहां आने पर हम कह रहे हैं कि बच्चे साइज जो है ना, साइज जो है वो बढ़ रहा है। तो ये क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस यहां पर क्या होगा बच्चे, डिक्रीज होगा। बोलो हाँ या ना। यानी कि ये सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस हो सकता है, देन ये, ठीक है। ये फुल्ली हाइड्रोलिसिस होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकते, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है भाई। अब दूसरा, इस तरीके से पूछने की बजाय या फिर इस तरीके से भी पूछ सकता है। मान लो आपके पास है AlCl3 आपको दे दिया, SiCl4 दे दिया, आपको PCl5 दे दिया, इस तरीके का आपको मान लो दे रहा है और आपसे फिर पूछ रहा है कि क्या होगा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। आगे भी ले लो, चाहे सल्फर का Cl6 ले लिया। यहां पर अगर हम कह रहे हैं तो इधर से इधर जाने पर चार्ज बढ़ रहा है। ये क्या है बच्चे, +3 है, ये +4 है, ये +5 है, ये क्या है +6 है। तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ने पे हाइड्रोलिसिस भी बढ़ेगा। तो अगर हम बात करें बच्चा, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा जो हाइड्रोलिसिस होगा वो इसका होगा। ठीक है भाई, ये एक छोटी सी बात है। ठीक है, ये तो हो गया रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस के बारे में छोटी सी बात। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या आएगा उसके बारे में भी हम छोटी सी बातें कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लो आपको कोई कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, जैसे मान लो आपको कोई कह रहा है कि PCl3 है ना हमारे पास, ये कोई कह रहा है कि भाई PCl3 है और इसको हमें H2O के साथ हाइड्रोलिसिस, मतलब ये रिएक्शन हुई है, तो इसका कौन सा ऑक्सा एसिड बनेगा। या फिर कोई कह रहा है PCl5 है और इसका हमने H2O के साथ हमने किया है, तो कौन सा बनेगा। तो देखो बच्चे, जनरली ध्यान रखना, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रहता है वो यहां पर भी उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। जैसे यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आपको कह रहा है क्या ये प्रोडक्ट मिलेगा H3PO3, क्या ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप क्या करना, इधर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेना। कैसे चेक होगी भाई, यहां पर होगा 3 + x - 6 = 0, x कितना आया, x आया +3, तो ये एक प्रोडक्ट यहां पर होगा। साथ में आपको HCl भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, मगर मेन जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा ये ऑक्सा एसिड्स ही होते हैं, ये ध्यान रखना। H3PO3 इस तरीके से मिलेगा। या फिर आपको कोई कह रहा है कि ये PCl5 है, अब PCl5 यहां पर +5 में है, तो आपको कोई कह रहा है क्या H3PO3 यहां पर भी मिलेगा, नहीं भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो यहां पर +5 वाला ही मिलेगा, यानी कि H3PO4 मिलेगा। अब H3PO4 को आप देखोगे यहां पर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी और मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में। यहाँ पर 3 + x - 8 कितना हो गया, x हो गया +5। इस तरीके से बच्चे ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें। जैसे कि ये एक क्वेश्चन BF3 ये आया हुआ है पेपर में, H2O है, यहाँ पर आपका क्या मिलेगा भाई, BF3 के साथ अगर हम कर रहे हैं BF3 H2O के साथ, सॉरी BCl3 H2O के साथ, BCl3 जनरली रिएक्ट करेगा H2O के साथ, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बोरिक एसिड मिलता है H3BO3। यहाँ पर ये इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है, BOH3 इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है, और साथ में आपको क्या मिलेगा, HCl आपको यहाँ पर निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये बैलेंस हम कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। मान लो आपको कोई कह रहा है ICl3 के साथ हम H2O की रिएक्शन करा रहे हैं, तो जनरली बस ध्यान रखना जो ऑक्सा एसिड इसके बनाओ, तो वहां पर जैसे कि HiO2 यहां पर मिलेगा, तो चेक कर लेना कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। यहां पर क्या हो गया बच्चे, +3 है, तो इसका भी अगर हम निकालें 1 + x - 4 = 0, x कितना आया +3, हाइड्रोजन 1 करता है, ऑक्सीजन कितना शो करता है, ऑक्सीजन आपका -2, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका HiO2 एक प्रोडक्ट बच्चे होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। जैसे मान लो आपको कोई कह रहा है कि Cl2O3 है, ठीक है, इसका हमने H2O के साथ निकाला, तो बस मुझे ये चेक करना है कि क्या मेजर प्रोडक्ट मिल सकता है। तो यहां पर आपका क्या मिलेगा भाई, यहां पर 2x - 6 हो गया, 2x - 6 = 0, x यहाँ पर +3 आया, तो यहाँ पर ये +3 है, तो ये +3 का ही ऑक्सा एसिड शो करेगा, यानी कि HClO2 ही शो करेगा जनरली। ठीक है, HClO2 ही ये शो करेगा। या फिर मान लो आपके पास Cl2O5 है, तो आपके पास इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5,
तो यहां पर आपके पास HClO3 मिलेगा, है ना। ऑप्शंस में अलग अलग ऑक्सो एसिड मिलेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपका सेम आ जाए, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये +5 है, ये +5 यहां पर, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक छोटा सा और एक्सेप्शन समझते हैं लोग, उसे भी ध्यान रख लो। एक्सेप्शन कुछ नहीं है, NCl3। यहां पर अगर हम बात करें नाइट्रोजन और क्लोरीन, है ना, नाइट्रोजन और क्लोरीन में ये ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव है। तो H किसके पास आएगा, इसके पास आएगा, और OH नेगेटिव, है ना, H जो है हमारा वो इधर आएगा, और OH नेगेटिव कहाँ आएगा, इधर आएगा, ये ध्यान रखना। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, क्लोरीन के पास क्या मिलेगा, OH आएगा। तो इस केस में बच्चे ये ध्यान रखना, NCl3 का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कोई NOH3 मत बना के आ जाना। नाइट्रोजन नेगेटिव यहां पर रहता है ना, वो जैसे सिलिकॉन, मान लो आपको कोई ले रहा है SiCl4 ले रहा हो, है ना, इसका हाइड्रोलिसिस आपको करना है, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, SiOH4 कर दोगे, ठीक है, SiOH4 कर दोगे। मगर इधर NOH3 मत कर देना, यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन लेस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर डेल नेगेटिव आएगा, सिलिकॉन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर आपका OH यहां पर आ गया, है ना, सिलिकॉन के पास OH आ गया, मगर नाइट्रोजन के पास OH नहीं आएगा, उसके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, और ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। बच्चे इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। जनरली हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, बच्चे जब भी आप हाइड्रोलिसिस करवाने जा रहे हो, तो आपका वहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम रहेगी। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखना। अब एक और चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, वो क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ केजेस। ये भी हम बताना चाहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ केजेस। जैसे कि हम फोस्फोरस की पढ़ेंगे, फोस्फोरस के ऑक्साइड्स हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको कोई कह रहा है, पहली बात तो P4O10 के बारे में ही हम थोड़ी बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देख लो। यहां पर POP बॉन्ड होते हैं, फोस्फोरस है, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर फोस्फोरस, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर फोस्फोरस, यहां पर ऑक्सीजन, यहां फोस्फोरस, ऑक्सीजन फोस्फोरस, फिर इधर ऑक्सीजन, इधर फोस्फोरस, यहां ऐसे ऑक्सीजन, यहां पर फोस्फोरस। कितने भाई, 6 ऑक्सीजन यूज हो गए हैं। अब यहां ये इस तरीके से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। एक ध्यान रखना, जितने पीओपी बॉन्ड होंगे, कितने पीओपी बॉन्ड है, यहां पर पूछ सकता है, P4O10 में कितने पीओपी बॉन्ड है, 6 पीओपी बॉन्ड यहां पर है, ठीक है। पीओ बॉन्ड कितने हैं भाई, पीओ बॉन्ड कितने हैं बच्चे, ये कितने हैं, 4 हैं। तो ये बेसिक बेसिक बातें आपसे पूछी जा सकती है। P4O10 हो गया, P4O9 हो गया, O8, इसके बारे में। अब यहां पर अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, देखो यहां से निकालने जाओगे इसकी तो +5, इसके लिए तो ठीक आएगी भाई, यहां पर तो चलो मामला बन जाएगा। ध्यान से सुन लो भाई, ध्यान से आराम से सुन लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। 0x कितना आया, +5 आया। और बच्चे यहां पर जर्नली अभी हम दूसरे जब इसके देखेंगे ऑक्साइड्स, तो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट और दे सकते हैं भाई हम, भाई ये फोस्फोरस है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव यहां, अगर मान लो इसको तोड़ रहा हूं तो 2 पॉजिटिव इधर से आया, इसको तोड़ रहा हूं तो 1 पॉजिटिव यहां से, 1 पॉजिटिव यहां से, 1 पॉजिटिव यहां से, 5 पॉजिटिव, यानी कि +5 चार्ज आ रहा है। तो ये ध्यान रखना कि जितना प्लस, यहां पर +5 सारे ही +5 में है ना, यहां पर हम क्या कहेंगे, ऑल 4 ऑक्सीजन, 4 चारों के चारों फोस्फोरस किस में है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हमें इसके हाइड्रोलिसिस में कोई दिक्कत नहीं आई। P4O10 और कितने यहां पर पानी के मॉलिक्यूल यूज होंगे, ध्यान रखना, जितने POP बॉन्ड है 6H2 है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे ऑल फोस्फोरस क्या थे बच्चे, +5 में थे, तो यहां पर सिर्फ हमें H3PO4 मिलेगा, क्योंकि इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है। ये बात ध्यान रखना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चे, +5 है, यहां पर ये मिल गया। मगर मान लो मैं यही चीज अगर इसमें करता, P4O9 में करता अगर मैं, तो यहां पर तो हमारा सिंपल हो गया H3PO4, यानी कि चारों के चारों मेरे पास यही आ जाएंगे, 4 मॉलिक्यूल ये आ जाएंगे। मगर इधर अगर मैं बात करूं 6H2 ही लगेंगे। अब यहां पर क्या प्रोडक्ट आएगा, तो बच्चे ध्यान से सुनो, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको वही POP वाले क्रिएशन कर लेनी है। ये POP हो गया, ठीक है, इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया भाई, ऑक्सीजन फोस्फोरस। यहां पर अब हमने क्या दिखाया, डबल बॉन्ड O, इसको हमने ऑक्सीजन से इस तरीके से जोड़ दिया, यहां पर ये POP, ठीक है।
एक ऑक्सीजन यहाँ, अब एक ऑक्सीजन यहाँ, यहां पर हम ऑक्सीजन नहीं जोड़ रहे हैं, यहां पर एक ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि O9 है। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं इस ब्रेकेज मेथड से जाऊं, यहां पर इसको तोड़ो, इसका आएगा 1+1, इसका आएगा दूसरा +1, इसका आएगा तीसरा +1, इसका आएगा +2, ये +5 है। ये कितने में है? ये +5 में है, ये भी +5 में है, जबकि ये फोस्फोरस +3 में है। तो यहां पर मैं कह ही नहीं सकता कि सारे के सारे फोस्फोरस जो है वो +5 में, ना जी ना। यहां पर ध्यान रखना, एक फोस्फोरस +3 में है और 3 फोस्फोरस किस में है? +5 में है। तो बच्चे यहां पर आपके पास 3 मॉलिक्यूल तो H3PO4 आते हैं और एक मॉलिक्यूल H3PO3 आता है। ये बात ध्यान रख लेना, ये रिएक्शन छोड़ के ही आते हैं लोग। अगर मान लो ये आ रही है तो याद तो रहेगी नहीं भाई, मैं कितना भी, इतना सब कुछ है मेरे पास पढ़ने के लिए, मैं कैसे ये याद रखूंगा कि इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है, अगले में 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, ये कैसे याद रखूंगा? बच्चे ये समझ के याद रखा जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर हम यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट का वहां पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बताओ, उसमें देखो कि कितने फोस्फोरस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उस ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज करके ऑक्सो एसिड बना लो। +5 में 3 थे तो 3 हमने +5 वाले बना लिए और एक हमने क्या बना लिया? +3 वाला बना लिया। बोलो हाँ या ना? आ गया ना? अब ये सोचो कि ये आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना? देखो, अगर मान लो हम एक और लेकर चलते हैं, हम यहां पर लेकर चलते हैं P4O8 लेकर चले, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना? यूज कितने होंगे यहाँ पर? 6H2 ही यूज होंगे क्योंकि आपके कितने POP बॉन्ड है? 6 ही POP बॉन्ड है। POP बॉन्ड 6 ही रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, डबल बॉन्ड O, बस 2 ऑक्सीजन को ऐसे रखना पड़ेगा अब हमें। हाँ जी भाई, इस फोस्फोरस की कितनी आएगी? +5 आएगी, इसकी +5 आएगी, +3 और +3, यानी कि मैं कह सकता हूं, मैंने जो समझा है वो ये समझा है कि यहां पर +3 में कितने हैं? +3 में फोस्फोरस कितने हैं? 2 फोस्फोरस +3 में है और 2 फोस्फोरस किसमें है? +5 में है। ठीक है भाई, तो हमारे पास सीधा सा हिसाब है, 2 मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे H3PO4 के और 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें किसके? H3PO3 के। ठीक है, जस्ट हम ये मेन प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, मेन हमारा यही प्रोडक्ट है, इस बात को पकड़ कर चलो। अगर इसी को ही आगे लेकर चलें, इसी को ही हम आगे लेकर चलते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं ये क्या है। P4O7 है हमारे पास। तो P4O7 में बच्चे आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि भाई एक ही ऑक्सीजन पर हमारा डबल बॉन्ड होगा, तो यहां पर 3 फोस्फोरस बच्चे किसमें है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे और एक फोस्फोरस किसमें होगा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। 6 पानी के मॉलिक्यूल डाले, प्रोडक्ट क्या आएगा? अगर 3 +3 वाले हैं तो 3 ऑक्सा एसिड +3 वाले बना दो, 3H3PO3 बना दो और एक बना दो H3PO4। बोलो हाँ या ना? अगर मान लो मैं इसी को यहां से उठाकर P4O6 ले जाऊं, तो यहां पर अब सारे के सारे ऑल फोस्फोरस किसमें है? +3 में है। ऑल फोस्फोरस किसमें आ जाएंगे? +3 में आएंगे, कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा। इस तरीके से बॉन्ड बने होंगे भाई, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे फोस्फोरस किसमें है? +3 में है। ये +3 में बच्चे, ये +3 में, ये +3 में और ये भी +3 में। तो यहां से अगर हम डालें 6 H2O के मॉलिक्यूल तो हमें चारों के चारों क्या मिलेंगे? H3PO4 नहीं, H3PO3 हमें मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आया? ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज करके अगर मैं कंपाइल करूं तो मैं कह सकता हूं P4O10 के साथ H2O हमने डाला। ठीक है, P4O9 के साथ हमने H2O डाला, P4O8 के साथ हमने H2O डाला, P4O7 के साथ हमने H2O डाला और बच्चे P4O6 के साथ हमने H2O डाला। तो अब यहां पर अगर हम बात करें, क्या आएगा? इसके पास क्या आएगा? सारे के सारे ऑल, यहां पर क्या है? ऑल फोस्फोरस किस में है? +4 में है। तो सारे के सारे हमें चारों के चारों H3PO4 मिलेंगे। ठीक है, यहां पर क्या था? यहां पर 3 फोस्फोरस +4 में थे और 1 फोस्फोरस +3 में था। ठीक है, तो इधर हमें क्या मिला भाई? 3 H3PO4 मिल गया और 1 H3PO3 मिल गया।
ठीक है, याद नहीं करना बच्चे, समझना है, समझना है। यहाँ पर 2 फॉस्फोरस +3 में थे और 2 फॉस्फोरस +3 में नहीं, +5 में करना वही से, 3 फॉस्फोरस +5 में है, 2 फॉस्फोरस यहाँ पर +5 में और 2 किस में है, +3 में। तो इधर हमारे पास दोनों इक्वल इक्वल मिल जाएंगे। 6 H2O यूज होंगे, यदि ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर कहेंगे 2 मॉलिक्यूल H3PO4 हमने लिया और 2 मॉलिक्यूल हमने क्या लिया, H3PO3 हमने ले लिया। क्लियर है जी। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 फॉस्फोरस +5 में है और 3 फॉस्फोरस +3 में है, जबकि यहाँ पर ऑल फॉस्फोरस +3 में है। तो अब इधर क्या आएगा, 1 H3PO4 और बाकी के सारे 3 H3PO3 रह जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, सारे के सारे चारों के चारों H3PO3 हमारे पास आ जाएंगे। ये याद करने जाएंगे तो कभी याद नहीं होगा, समझने जाएंगे तो हमेशा याद रहेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए पहला काम जो हमारा सबसे बड़ा होता है बच्चे, वो समझ कर चीज़ों को आगे लेके जाना होता है। तो प्लीज़ समझना कोशिश करना इसको, ठीक है। चलिए कुछ PYQ देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये कर सकते हो आप आराम से। इससे रिलेटेड मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, पिछले लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा था। Al के साथ अगर हमारे पास BH4 लगे होते हैं तो हम किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। वहां पर हमने AlBH4 3 लिया था, यहाँ पर 4 नेगेटिव है ना, नेगेटिव भी उसने शो किया है। तो हमने कहा था कि इधर एल्यूमिनियम के साथ जर्नली ये कितने बॉन्ड बनाएगा, ये 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर से एल्यूमिनियम के साथ जुड़ेगा। इस तरीके से हमने कहा था, है ना। Hg और जर्मेनियम के साथ हमने 3 मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखाए थे, यहाँ पर हमने 2 दिखाए थे। ये प्लीज ध्यान रख लेना, जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो अलग बात है, वरना उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है। इस तरीके से बच्चे हम दिखाते हैं HHBB, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया भाई, नेगेटिव चार्ज शो कर दो एल्यूमिनियम पे, कितना आया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर आया हमारे एल्यूमिनियम का। और क्या पूछा है, ब्रीजिंग हाइड्रोजन एटम कितने हैं, वो भी 8 ही हैं, है ना, 8 ही हैं वो भी, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 and 8 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है भाई, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, B3N3H4X2 इसके कितने आइसोमर है, 2017 में पूछा था ये। B3N3H5X था तो हमने उसके 2 बताए थे। B3N3H4X2 था तो उसके कितने बताए थे, 4। X3 होगा तो उसके 6, फिर वापिस से 4 और 2, तो आंसर कितना आएगा, 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी हो सकते हैं अगर हम समझकर चलेंगे तो, ठीक है। इसके नीचे X3 करेंगे तो 6 आएगा, X3 करेंगे तो 6, X4 करेंगे फिर वापस से 4, X5 करेंगे वापस से 2, 2 4 6 4 2, ये अभी बताया आपको। P4O10 में POP बॉन्ड कितने हैं बताओ, जैम 2019 का क्वेश्चन है, ये रहा P4O10। ठीक है भाई, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर OP और यहाँ पर OP, कितने बॉन्ड है भाई, POP 6 है, तो यहाँ पर 6 हम आंसर लिख देंगे। सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए भाई, तो ये था आपका एक लेक्चर मेन ग्रुप का। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने डेवलप किए होंगे, अच्छे से पढ़ा होगा, है ना भाई। देखो मैं समझता हूँ, आपकी दिल की भावनाएं भी समझता हूँ कि ये कितना कुछ नया है, इसमें कितनी कुछ चीज़ें हैं, मगर जितना हम ध्यान रख सकते हैं इस टाइम पे उतना ध्यान रखेंगे। प्लीज़ इसको पढ़ के रख लो, मगर ऐसा नहीं है कि इसमें डूब ही जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बाकी चीज़ें रिवाइज करनी है बच्चे। इसका मैं आपको प्लीज़ बहुत ज़्यादा महत्व आपको कह रहा हूँ कि कहीं इस चैप्टर में खोए रह रहे हो। ये चैप्टर भी ठीक है हम कर रहे हैं, साथ साथ इसको कर लेंगे, इसको साथ साथ देखते रहो इस तरीके से ही, मगर आप पिछला रिवाइज करते रहो, क्योंकि पिछला जो अभी हमने बहुत सारी दुनिया पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में, वो आपको याद रहेगी, है ना। ये वाले कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हो ये भी याद रहेगा, ये जो पढ़ रहे हो ये भी याद रहेगा। कईयों को होता है ना कि मेन ग्रुप में हम सारी एक एक ईच एंड एवरी रिएक्शन पढ़ जाएं, वो दिक्कत कर जाएंगी, मान लो बात, वो दिक्कत कर जाएंगी। आप उसमें जो बिताओगे समय वो कहीं
और टॉपिक्स में आप अगर बिताओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके कॉन्सेप्ट्स देखो, समझो, ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास पेपर में आए तो ये ज़रूर आपको सस्टेन करेंगे, दिमाग में ज़रूर रहेंगे और आप आराम से इसको अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करो, स्मार्ट स्टडी, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, वो टॉपिक सारे रिवाइज करते रहो। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं बच्चे, बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। अगर जिसने पहले दिन से फॉलो किया था उसे पता है कि कितने सारे टॉपिक हो चुके हैं, तो कितना कुछ रिवाइज करने का है। तो प्लीज़ रिवीजन पे फोकस करें, वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, रखें अपने पास, उसको बाद में कभी रिवाइज करें, 1-2 बार देखते रहें। बस इतना आपको काम करना है रिवीजन के साथ साथ, और पिछली चीज़ें भी रिवीजन करनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मैक्सिमम टाइम प्लीज़ 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 पढ़ाई को दीजिए, है ना। चलिए, ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।